रियो एक आम टीनेजर था जो एक ट्रक से टकरा गया और एक ऐसी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया जो मैजिक से भरी हुई थी। भाई ट्रक कुन का जलवा यहां भी चालू है। उसे वाटर मैजिक यूज करने की एबिलिटी मिली थी और वो सिर्फ अकेले एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। लेकिन जल्द ही वो बिना रियलाइज किए पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन जाता है। रियू जो एक 15 साल का लड़का है, अचानक खुद को एक अजीब सफेद जगह पर पाता है और जैसे ही वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है, वहां एक लंबा ब्लॉन्ड लड़का आता है और उसे बताता है कि उसका टिकट कट चुका है। रियू को अचानक याद आता है कि कैसे ट्रक कुन ने उस पर हमला किया था और वो उस ब्लॉन्ड बंदे से पूछता है कि क्या वो भगवान है। वो उत्तर देता है कि वो एक एंजल की तरह है जो उसे दूसरी दुनिया में भेजने आया है। रियू को विश्वास नहीं होता कि उसका इसेकाई हो रहा है और एंजल उसे बताता है कि वो अपनी अगली जिंदगी में जैसे चाहे वैसे जी सकता है। खैर रियो एक चिल बंदा है और वो बस एक स्लो और पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। एंजल को उसकी चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और रियो को बताता है कि जिस दुनिया में उसे भेजा जाएगा वहां मैजिक है और लगभग 20% इंसान स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। रियो के पास वाटर मैजिक का टैलेंट है और एंजल उसे बताता है कि उसे एक जंगल के बीचों बीच एक सेफ हाउस में ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि उसने स्लो लाइफ जीने का ऑप्शन चुना है। वहां 2 महीने तक चलने लायक खाना होगा और एक इनविजिबल बैरियर होगा जो मॉन्स्टर्स को उसके पास आने से रोकेगा। जल्द ही रियू जंगल के बीच उस घर में जागता है और वो अपनी नई मैजिक एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए तुरंत बाहर जाता है। फिर वो अपने घर को चेक करता है जिसके कोल्ड रूम में थोड़ा फ्रोजन मीट रखा था और वहां एक खाली बाथटब भी था। टेबल पर एक चाकू और 2 बिगिनर लेवल की किताबें रखी होती हैं जो उसे उस एरिया के मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में बताती हैं। उसके बाद वो वापस बाहर जाता है और मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जहां उसे पता चलता है कि वो सिर्फ इमेजिन करके पानी क्रिएट कर सकता है और किसी भी स्पेल को चैंट करने की जरूरत नहीं है। भाई ओपी मेन कैरेक्टर होने का फायदा अलग ही है। वो एक हॉट बाथ लेना चाहता है लेकिन वो सिर्फ रूम टेम्परेचर वाला पानी ही क्रिएट कर पाता है, इसलिए वो उसकी जगह आग जलाने का फैसला करता है। वो पूरा केवमैन मोड में चला जाता है और लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, पर उसके पास उस काम के लिए जरूरी स्किल या ताकत नहीं होती। वो हार मान लेता है, लेकिन तभी उसे सनलाइट का यूज करके आग जलाने का एक मस्त आइडिया आता है। उसके लिए वो आइस का यूज करके एक लेंस बनाने का फैसला करता है, जहां वो इमेजिन करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड हो रहे हैं और उनसे हीट निकाली जा रही है और फाइनली वो पानी को फ्रीज करने में कामयाब हो जाता है। साइंस और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बो। फिर वो उस आइस को कार्व करके एक स्फीयर बनाता है और उसे लेंस की तरह यूज करके आग जला देता है। इसकी वजह से वो रात में हॉट बाथ एंजॉय कर पाता है और उसे रियलाइज होता है कि अगर वो मैजिक पर मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई करे तो वो डायरेक्टली हॉट वाटर क्रिएट कर सकता है। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट में कुछ ड्राइड मीट खा रहा होता है, रियू सोचता है कि उसे अपनी ऑफेंसिव पावर बढ़ानी चाहिए क्योंकि स्टोर किया हुआ खाना खत्म होने के बाद उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। वो एक पेड़ पर वाटर बॉल शूट करने की प्रैक्टिस शुरू करता है और भले ही वो पहले अटेम्प्ट में अपने टारगेट को हिट कर लेता है, पर उससे कोई डैमेज नहीं होता। वो इससे निराश नहीं होता और एक हाई प्रेशर वाटर जेट शूट करने का फैसला करता है क्योंकि उसमें काफी पावर होगी। हालांकि वो वाटर जेट में इतनी फोर्स नहीं डाल पाता कि वो पेड़ तक पहुंचे और ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाथ से पिचकारी मार रहा हो। रियू को हार मानने का दिल करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एंजल ने उससे कहा था कि मैजिक यूज करने की उसकी इमेजिनेशन है और वो रेगुलर प्रैक्टिस से ही इसमें बेहतर हो सकता है। इसलिए वो वाटर जेट शूट करने की प्रैक्टिस करता रहता है जब तक कि वो लगातार पेड़ को हिट न कर ले और रात को वो डायरेक्टली हॉट वाटर जनरेट करने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन वो हवा में से आइस क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने हमेशा आइसिकल लैंस मैजिक स्पेल यूज करने का सपना देखा था। हालांकि एक आइसिकल शूट करना वाटर शूट करने से भी मुश्किल होता है, पर रियू अपने दूसरे वाटर वेरिएशंस के साथ इसकी भी प्रैक्टिस करता रहता है। दिन गुजर जाते हैं और वो वाटर और आइस यूज करने में और भी ज्यादा स्किल्ड हो जाता है और एक दिन वो कुछ खाने का शिकार करने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। वो खूबसूरत जंगल को एक्सप्लोर करता है और कुछ हर्ब्स जमा करके वापस लौटने का सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक गुस्से से भरा जंगली बोर उसे घूर रहा है। जैसे ही बोर उस पर हमला करता है, रियू डर के मारे वहीं जम जाता है और आखिरी मोमेंट पर मुश्किल से उसके रास्ते से हट पाता है। वो बोर आसानी से एक पेड़ को गिरा देता है और रियू वापस लड़ने की हिम्मत जुटाता है। वो बोर के सामने जमीन को आइस की एक शीट से कवर कर देता है जिससे वो फिसल जाता है। दिमाग देखो बंदे का। जैसे ही बोर फिसलते हुए बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है, रियू उसके रास्ते के एंड पर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कई शार्प आइसिकल्स क्रिएट कर देता है। बोर पूरी स्पीड में उन आइसिकल से टकराता है और स्विस चीज में बदलने के बाद तुरंत पैक हो जाता है। रियू को विश्वास नहीं होता कि वो जीत गया और रात में वो मॉन्स्टर्स वाली अपनी किताब चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि बोर्स सबसे वीकेस्ट लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। भाई का कॉन्फिडेंस एक सेकंड में डाउन। फिर वो नोटिस करता है कि भले ही किताब में बिगिनर लेवल के मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा था, लेकिन एंड में 2 स्पेशल एंट्रीज थीं। पहली एंट्री ड्रैगन्स के बारे में थी जो इतने पावरफुल होते हैं कि पूरे शहर को आसानी से जला सकते हैं और अगर किसी को ड्रैगन दिखे तो उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए।
दूसरा पेज डीमंस के बारे में है, जो अननोन ओरिजिन के बीइंग्स हैं। और किताब बस सबको ये दुआ करने को कहती है कि उनका सामना कभी किसी डीमन से ना हो, क्योंकि इसका मतलब है इंस्टेंट गेम ओवर और सीधा टिकट कट जाना। रियू रियलाइज करता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और उसे जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। इसलिए अगले दिन वो अपने कपड़े छोड़कर फुल टार्जन मोड में निकल जाता है और दोबारा जंगल में घुस जाता है। इस बार एक असैसिन हॉक उस पर हमला करती है और वो मुश्किल से उसके पहले अटैक को डॉज कर पाता है। फिर वो विशाल बर्ड उसकी तरफ इनविजिबल विंड स्लैशेस भेजती है और रियू को समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसकी लीग से बहुत बाहर है। वो भागता है और विंड स्लैशेस को ब्लॉक करने के लिए अपनी पीठ के पीछे आइस ब्लॉक्स बनाता जाता है और फिर बर्ड पर वाटर जेट्स शूट करता है। असैसिन हॉक हर चीज को डॉज कर लेती है और फिर पूरी स्पीड से रियू की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो आखिरी मोमेंट पर एक आइस वॉल क्रिएट कर देता है जिससे उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। टक्कर की वजह से उस बर्ड की एक आंख चली जाती है और इस बार वो पीछे हटने का फैसला करती है, जिससे रियू को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। हालांकि हॉक से बचकर भागते वक्त रियू रास्ता भटक जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है, उसे अचानक एक चमकती हुई झील दिखाई देती है जहां पानी की सतह पर एक सिर कटा वाइट अपने सिर कटे घोड़े के साथ खड़ा था। रियू ये देखकर दंग रह जाता है और फिर उस सिर कटे नाइट का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। खुशकिस्मती से वो सही सलामत अपने घर वापस आ जाता है और उसके बाद जंगल को एक्सप्लोर करना जारी रखता है। वो ताकतवर मॉन्स्टर्स से लड़ता है और अपनी अटैक मैजिक को मास्टर करता है। रात के वक्त वो वापस उस झील पर जाता है जहां वो सिर कटा नाइट उसका इंतजार कर रहा था। रियू को अपनी किताब में सिर कटे राइडर्स या दुल्हन्स के बारे में कुछ नहीं मिलता और वो सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं या फिर उन्हें मॉन्स्टर्स माना ही नहीं जाता। लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ उसके साथ फाइट प्रैक्टिस करने आया था। रियू आइस से बनी एक तलवार से उस सिर कटे नाइट पर हमला करता है, लेकिन वो एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाता। उसकी जगह उसे ही कई अटैक्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन वो एक आइस शील्ड से उन सबको ब्लॉक कर लेता है। आखिरकार वो थककर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सिर कटा नाइट उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि असल में वो उसे ट्रेन कर रहा था। जैसे ही वो उठता है, सिर कटा नाइट एक छोटा क्रिस्टल नाइफ पकड़े हुए उसकी तरफ आता है। नाइट नाइफ पर पानी लगाता है और फिर उसे फ्रीज करके एक आइस की तलवार में बदल देता है। वो तलवार रियू को देता है, जिसे समझ आ जाता है कि सिर कटा नाइट उसे इस टेक्निक को मास्टर करने को कह रहा है। इसके कुछ ही देर बाद रियू का सामना उसी असैसिन हॉक से होता है जिससे वो पहले लड़ा था, लेकिन इस बार वो इवॉल्व होकर अपने और भी ताकतवर वर्जन में बदल चुकी थी, लेकिन अपने राइट्स खो चुकी थी। इवॉल्व्ड हॉक रियू की तरफ विंड स्लैशेस भेजती है, जो उन्हें इंस्टेंटली ब्लॉक करने के लिए आइस वॉल्स क्रिएट करता है। वो बड़ी मुश्किल से उन अटैक्स से बच पाता है जो उसकी शील्ड्स को फाड़ देती थी, क्योंकि वो पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। रियू भागने पर मजबूर हो जाता है और वो सिर्फ उस हॉक के अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है। हॉक अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और रियू किसी तरह अपने सामने कई आइस शील्ड्स लगाकर उसके अटैक को रोकता है। वो आइसिकल से हॉक को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता और फिर हॉक एक सोनिक अटैक यूज करके उसकी आइस शील्ड्स को तुरंत कैंसिल कर देती है। रियू को समझ आ जाता है कि अब वो मुसीबत में है, लेकिन तभी हॉक उसे फिगरेटिवली और लिटरली दोनों तरह से शॉक कर देती है जब वो उस पर एक थंडरबोल्ट से हमला करती है। वो मॉन्स्टर कहानी खत्म करने के लिए उसकी तरफ झपटती है, लेकिन रियू अपनी क्रिस्टल सोर्ड निकालकर उसके अटैक को पैरी करने में कामयाब हो जाता है। यहां तक कि वो बर्ड द्वारा भेजे गए इनविजिबल विंड अटैक्स को भी काट सकता है और जब वो दोबारा उसकी तरफ झपटती है तो वो उसके सीने में तलवार घोंपने में कामयाब हो जाता है। हॉक जमीन पर गिर जाती है और रियू उसके पास जाता है, रियलाइज करते हुए कि वो इस मॉन्स्टर से सिर्फ 2 बार मिला, लेकिन उनके बीच एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन गया था। वो उसे और ताकतवर बनने के लिए मोटिवेट करने के लिए उस हॉक को थैंक्स कहता है और फिर शांति से उसे अपने आखिरी सफर पर भेजने के लिए तलवार निकाल लेता है। भाई एनिमे का उसूल, विलेन से दोस्ती करो फिर उसकी पेटी बना दो। फिर रियू घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे हैरान करते हुए एक ड्रैगन वहां आ जाता है। उसे लगता है कि ये इस दुनिया में उसका आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ड्रैगन उससे टेलीपैथी के जरिए बात करने लगता है। ड्रैगन उससे पूछता है कि क्या उसने एक ब्लैक हॉक देखी है, और रियू घबरा जाता है कहीं उसने ड्रैगन की ही किसी मिनियन का टिकट तो नहीं काट दिया। खुशकिस्मती से ड्रैगन इस बारे में काफी चिल लगता है और यहां तक कि रियू की इस अचीवमेंट पर उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। फिर वो बताता है कि उसने जो वेपन पकड़ा हुआ है वो काफी रेयर है, क्योंकि वो फेरी किंग की तलवार है। रियू को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो उस फ्रेंडली ड्रैगन से इस दुनिया के बारे में और जानने का फैसला करता है, जो अपना नाम लुइन बताता है। वो पूरा दिन बातें करते हैं, लेकिन शाम को ड्रैगन को घर वापस बुलाया जाता है और वो रियू से कहता है कि शायद वो किसी दिन दोबारा मिलेंगे। दूसरी तरफ कुछ हफ्तों बाद रियू को सी फूड खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो वो बीच पर जाता है, लेकिन वहां एक टूटे हुए शिप को देखकर हैरान रह जाता है। उसे जल्द ही शिप के पास एक आदमी मिलता है और उसे करीब से चेक करने पर रियू को पता चलता है कि उसकी पेटी बन चुकी है। अचानक उसे एक आदमी के कराहने की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद से वो पहली बार किसी इंसान से मिल रहा था।
उस आदमी का नाम एबल था, जिसे याद आता है कि कैसे एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने तूफान के दौरान उनके शिप पर हमला किया था, जिसकी वजह से वो ओशन में गिर गया था। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को रियो के घर में पाता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी तरह सही सलामत बच निकला है और तुरंत बाकी लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी जगह है। और ठीक तभी रियो उसके पीछे से आता है। एबल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक काफी स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद वो रियो के आने को सेंस नहीं कर पाया। ओपी हीरो के आगे वॉरियर का सिस्टम हैंग हो गया। वो उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो पोलाइट रहेगा और शुरू में इस बारे में बात नहीं करेगा। एबल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। रियो जवाब देता है कि वो सिर्फ उसे ही बचा पाया, और जब वो बाकी सबको ढूंढने गया तो उन सभी का टिकट ऑलरेडी कट चुका था। एबल उसे उन लोगों के बारे में चिंता करने को नहीं कहता, क्योंकि वो स्मगलर्स थे, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाता, उसके पेट से आवाजें आने लगती हैं। रियो से कहता है कि वो खाना खाते हुए बात कर सकते हैं, और उसे अंदर ले जाता है, जहां एबल, जो कि किसी नोजी पड़ोसी जैसा था, तुरंत उसके कपड़ों का टॉपिक निकाल देता है। रियो उसे बताता है कि उसके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं है और नए कपड़े बनाने के लिए कोई फैब्रिक भी नहीं है, तो एबल उसे कुछ खरीद लेने को कहता है। वो तुरंत ये सोचना छोड़ देता है कि रियो कपड़े खरीदने के लिए बहुत गरीब होगा, लेकिन रियो ये बताकर उसका गिल्ट कम कर देता है कि इस एरिया में उसके अलावा और कोई इंसान नहीं रहता। एबल फिर रियो से पूछता है कि क्या वो खाने के लिए शिकार करता है, और वो इस पर हामी भरता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो इसके लिए नाइफ का यूज करता है, लेकिन रियो अपनी ऑटो मैजिक को शो ऑफ करते हुए कहता है कि वो अपनी ज्यादातर हंटिंग मैजिक का यूज करके ही करता है। एबल इससे काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि दुनिया के सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं, और वो उस दूसरे आधे हिस्से में आता है जो नहीं कर सकते। रियो के लिए काफी शॉकिंग न्यूज होती है, क्योंकि एंजल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। खैर, एबल उससे कहता है कि वो उसे वापस समुद्र के किनारे ले चले, क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना है। रास्ते में एबल रियो से कहता है कि अगर उनके सामने कोई भी खतरा आता है तो वो उसे फ्रंट लाइन पर लड़ने दे। रियो जवाब देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एबल जिद करता है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ बचने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। रियो उसे उसकी मर्जी का करने देता है, और जल्द ही वे उस टूटे हुए जहाज के पास पहुंच जाते हैं, जहां से सारी बॉडीज गायब हो चुकी थीं। एबल सोचता है कि या तो मॉन्स्टर्स ने या फिर समुद्र ने उन्हें निगल लिया होगा। वो रियो को उसे बचाने के लिए दिल से थैंक्स कहता है, क्योंकि वरना उसकी भी पेटी बन चुकी होती। एबल फिर बताता है कि वो जो ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिला, और अभी के लिए वो बस अपने दोस्तों से मिलना चाहता है। लेकिन उस भयंकर तूफान ने उनके जहाज को साउथ की तरफ बहुत दूर भेज दिया था, और अब उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अचानक उसे एक आइडिया आता है, और वो रियो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। ये सुनकर रियो हैरान रह जाता है। एबल कहता है कि रास्ता ढूंढने में उसे रियो की मदद चाहिए, और इसके बदले में वो शहर में उसे एक ऐसी जॉब दिला देगा जिससे वो एक बेहतर जिंदगी जी सकेगा। रियो कुछ देर उसके ऑफर के बारे में सोचता है, और आखिरकार वो शहर तक एबल का गाइड बनने का फैसला करता है। उसी शाम वो अपने उस छोटे से गार्डन को देखता है जिसे उसने बहुत मेहनत से उगाया था, और ये सोचकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि अब उसे ये सब पीछे छोड़ना पड़ेगा। रात को वो एबल को बताता है कि वो किसी को गुड बाय कहने बाहर जा रहा है, और भले ही एबल उस शख्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था, पर वो इस मैटर में ज्यादा दखल ना देने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रियो उस हेडलेस नाइट से मिलने झील पर जाता है, और उसे बताता है कि वो लंबे समय के लिए जंगल छोड़कर जा रहा है। वो नाइट को फाइट सिखाने के लिए थैंक्स कहता है, और फिर अपना चाकू निकालकर कहता है कि आज रात वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ेगा। हेडलेस नाइट भी अपनी तलवार निकालता है, और फिर रियो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, अपने लगातार हमलों से उसे पीछे धकेलते हुए। एक लंबी और कड़ी टक्कर के बाद रियो थक कर चूर हो जाता है, और नाइट वापस झील में चला जाता है। रियो उसे एक आखिरी बार थैंक्स कहता है, और नाइट चुपचाप खड़ा रहता है। हालांकि जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचता है, वो घूमता है और पानी के अंदर से एक मैजिक सूट समन करता है, जो रियो के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट था। सूट मिलने पर रियो थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है, और घर लौटने से पहले एक बार फिर हेडलेस नाइट को दिल से शुक्रिया कहता है। अगली सुबह रियो और एबल अपने नए सफर के लिए तैयार होते हैं, और रियो उस जगह को छोड़ते वक्त काफी नॉस्टैल्जिक फील करता है जहां उसने इतना लंबा वक्त बिताया था। जल्द ही जंगल में उनका सामना एक वाइल्ड बोर से होता है, और एबल उससे कहता है कि ये शिकार वो अकेले संभाल लेगा। वो अपनी तलवार निकालकर बोर की तरफ झपटता है, और फिर एक कॉम्बैट स्किल का यूज करके उस बेचारे जानवर को डोनट में बदलकर हमेशा के लिए पैक कर देता है। भाई, क्या ओपी बॉडीगार्ड मिल गया इसे। ये देखकर रियो दंग रह जाता है, और पूछता है कि कॉम्बैट स्किल्स आखिर होती क्या है। एबल समझाता है कि जो लोग वेपन से लड़ते हैं वो इन कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं।
रात को वे एक खोखले पेड़ के अंदर कैंप बनाते हैं और अगले दिन जंगल के रास्ते अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। एक दलदल के पास उनका सामना कुछ लिजर्ड मैन से होता है और एबल उनसे भिड़ने के बजाय रास्ता बदलने का फैसला करता है क्योंकि वे काफी ताकतवर होते हैं। हालांकि रियो सेंस कर लेता है कि रास्ता बदलने के बाद भी लिजर्ड मैन उनका पीछा कर रहे हैं और एबल उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रियो उसे बताता है कि उनकी गिनती बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भी उनसे लड़ने के लिए अपनी मैजिक का यूज करेगा। एबल सोचता है कि रियो अपने मैजिक स्टाफ के बिना नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उसका सिस्टम तब हैंग हो जाता है जब रियो एक ही झटके में अपने आइसिकल लैंस से 4 लिजर्ड मैन की पेटी बना देता है। फाइट खत्म होने के बाद एबल रियो से उसके यूज किए गए स्पेल के बारे में पूछता है। रियो बड़े कैजुअली जवाब देता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल आइसिकल लैंस है, लेकिन एबल उसे बताता है कि उसके विंड मेज दोस्त मैजिक यूज करते वक्त एक बार में सिर्फ एक ही अटैक कास्ट कर सकते हैं, पर उसने एक साथ 4 आइसिकल लैंस समन कर दिए थे। रियो चालाकी से बात घुमाते हुए कहता है कि ये पक्का विंड मैजिक की कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वाटर मैजिक के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। एबल इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करता है और कहता है कि हमें अपना सफर आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे पहले रियो आइस का यूज करके 2 ग्लासेस बनाता है और उनमें पानी समन कर लेता है। एबल नोटिस करता है कि रियो ने इस बार एक अलग मंत्र यूज किया था, पर रियो फिर से झूठ बोलकर कवर अप कर लेता है कि पक्का उसने पिछली बार गलत सुन लिया होगा। उसके बाद एबल रियो को एक सिक्का देता है और वो एक्साइटमेंट में कहता है कि इस दुनिया में आने के बाद वो पहली बार पैसा देख रहा है। एबल पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि रियो पहले से ही गरीब है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज्यादा कंगाल होगा। फिर वो रियो को बताना शुरू करता है कि सेंट्रल प्लेन्स में 3 मेजर कंट्रीज हैं, जिनमें किंगडम ऑफ नाइटली, डिबूही एम्पायर और हैंडल्यू फेडरेशन शामिल हैं। रियो डिबूही एम्पायर में मजाक उड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, और जब वो इस अजीब नाम की बुराई कर ही रहा होता है तब वे एक विशाल खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक वे नोटिस करते हैं कि उनके पास रखा एक पत्थर अपने आप हिला और एबल फुर्ती से अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। रियो भी उनकी तरफ तेजी से आते पत्थरों को ब्लॉक करने के लिए एक वाटर शील्ड लगा देता है और एबल को एहसास होता है कि वे लोग गलती से रॉक गोलम्स के घोंसले में घुस आए हैं। रियो पूछता है कि गोलम्स का आकार थोड़ा इंसानों जैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एबल इस सवाल का जवाब देने से पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। वो सबसे करीबी गोलम की तरफ दौड़ता है और उसके आर पार एक छेद कर देता है, लेकिन गोलम तुरंत अपने उस घाव को भर लेता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। एबल पीछे हटता है और कहता है कि उनके अटैक्स इन गोलम्स पर बेअसर रहेंगे। तभी रियो के दिमाग की बत्ती जलती है। वो हवा में एक विशाल आइस क्यूब क्रिएट करता है और उसे गोलम्स के ठीक ऊपर गिरा देता है, जिससे उनका कचूमर निकल जाता है। एबल का तो ऐसी ओपी टेक्निक देखकर दिमाग ही चकरा जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा भयंकर स्पेल नहीं देखा था। लेकिन रियो बाकी बचे गोलम्स को हमेशा के लिए छुट्टी करने के लिए इसका कुछ और बार यूज करता है। उसके बाद उन्हें एक बड़ा मैजिक स्टोन वाला एक स्पेशल रॉक गोलम मिलता है और एबल कहता है कि ये मार्केट में बहुत महंगे दाम पर बिकेगा। रियो कहता है कि वो बाकी गोलम्स के अंदर से भी मैजिक स्टोन निकालना चाहता है, लेकिन वो सब इतनी सारी बर्फ के नीचे दबे थे और रियो उस पूरी बर्फ को पिघलाने के लिए या तो बहुत आलसी था या फिर थोड़ा बेवकूफ। दोस्तों, ठीक तभी कुछ वाइवन्स भी वहां आ जाते हैं और रियो बेहद एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उन्हें 2 खूंखार मॉन्स्टर्स के बीच एक भयंकर बैटल देखने को मिलेगी। जल्द ही वाइवन्स अपनी मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस बिहिमत पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जायंट बीस्ट बस एक जोर की दहाड़ मारता है जिससे उनकी सारी मैजिक तुरंत कैंसिल हो जाती है और वे सब धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। रियो एबल को बताता है कि उस विशालकाय मॉन्स्टर ने पक्का मैजिक कैंसिलेशन स्किल का भयंकर इस्तेमाल किया है। बाद में जब वे दोनों आराम से अपना डिनर कर रहे होते हैं, तब एबल रियो से उस मैजिक कैंसिलेशन स्किल के बारे में और ज्यादा पूछताछ करता है। एबल बताता है कि उसने सिर्फ डंजन्स के अंदर मौजूद कुछ खास ट्रैप्स के बारे में सुना है जो इस तरह का काम कर सकते हैं। डंजन्स का नाम सुनते ही रियो का सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और वो खुशी से उछल पड़ता है। एबल उसे बताता है कि लून नाम के शहर में एक बड़ा डंजन मौजूद है और वे लोग उसी शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सुनकर रियो बुरी तरह भड़क जाता है और एबल पर गुस्सा करता है कि उसने इतनी जरूरी बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। वो उससे कड़क आवाज में पूछता है कि क्या वो उससे कुछ और भी सीक्रेट छुपा रहा है। एबल उससे पूछता है कि क्या उसे कम से कम ड्वार्व्स और एल्व्स के बारे में तो पता है ना, लेकिन रियो उसे पूरी डिटेल्स देने को कहता है। भाई, इसेकाई में आकर अगर ड्वार्व्स और एल्व्स का नहीं पता तो क्या ही ओवरपावर्ड हीरो बना। कुछ दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे एक विशाल पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच जाते हैं। रियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि इन पहाड़ों को पार करने के बाद उन्हें पक्का कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। एबल उससे पूछता है कि वो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है।
रियो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि क्या उसे एबल को बता देना चाहिए कि वो एक असली ड्रैगन से मिला था जिसने उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन आखिरकार वो इसे एक बड़ा सीक्रेट रखने का ही फैसला करता है, ये सोचकर कि ये ज्ञान इंसानी समझ के बिल्कुल बाहर की चीज है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक बेहद अजीब और खौफनाक आवाज सुनाई देती है और वे दोनों किसी भी खतरे से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। हालांकि जब आसमान से ग्रिफिन नाम का एक बेहद ताकतवर मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है तो रियो और एबल दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उनका पूरा सिस्टम बुरी तरह हैंग कर जाता है। एबल को तो सच में पैनिक अटैक आने लगता है। भाई कैसा वॉरियर है ये, एक बड़ी चिड़िया देखकर इसका सारा बफ खत्म हो गया। लेकिन रियो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस खतरनाक सिचुएशन को तुरंत सॉल्व कर देता है। वो हवा में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा उछाल देता है। एबल भी तुरंत उसकी स्मार्ट हरकत की नकल करता है और अपना मांस का टुकड़ा ऊपर फेंक देता है। वो खूंखार ग्रिफिन उन दोनों टुकड़ों को अपने मुंह में कैच करता है और शांति से वहां से उड़कर चला जाता है। उस खौफनाक मॉन्स्टर के जाने के बाद दोनों लड़के राहत की एक बहुत गहरी सांस लेते हैं। वे दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हो जाते हैं कि अगर उन्होंने इतने ताकतवर बीस्ट के साथ कोई भी लड़ाई मोल ली होती तो उनका तुरंत टिकट कट जाता और उनकी पेटी बननी तय थी। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एबल बताता है कि पिछले 100 सालों में किसी भी इंसान का सामना बिहीमत या ग्रिफिन जैसे मॉन्स्टर्स से नहीं हुआ है और शायद ये ऊंचे पहाड़ ही उन्हें इंसानी बस्तियों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ये बात सुनकर रियो को तुरंत याद आता है कि बिहीमत से लड़ने वाले वे वाइवन्स तो उत्तर दिशा से आए थे, जिसका सीधा सा मतलब है कि उनका घोंसला पक्का इसी के आसपास कहीं मौजूद है। उसका ये लॉजिक बिल्कुल सही साबित होता है क्योंकि जल्द ही उन्हें कुछ वाइवन्स एक मॉन्स्टर का शिकार करके उसे खाते हुए मिल जाते हैं। रियो तुरंत उनसे लड़ना चाहता है लेकिन एबल उसे रोकते हुए कहता है कि वाइवन्स जैसे ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए कम से कम 20 अनुभवी एडवेंचरर्स की भारी टीम की जरूरत पड़ती है। रियो उसे समझाता है कि वे भविष्य में इन लड़ाइयों से बचकर नहीं भाग सकते और उससे पूछता है कि क्या ये बेहतर होगा अगर वो अपनी पावर से उन वाइवन्स को जमीन पर पटक कर पिन कर दे। एबल इस बात पर हामी भरता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो क्लोज कॉम्बैट में एक को तो आराम से हरा सकता है। रियो बिना कोई वक्त गवाए तुरंत बाहर कदम रखता है और एक बहुत ही लंबा और नकली स्पेल चांट करना शुरू कर देता है। वो ये फालतू का ड्रामा सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो 4 नुकीले आइसिकल समन करके उन वाइवन्स के पंखों को जमीन से चिपका सके। भाई ओवर पावर्ड होने के बाद भी ये बंदा एक्स्ट्रा एक्टिंग करने से बाज नहीं आता। इस शानदार मौके का फायदा उठाते हुए एबल आगे बढ़ता है और उन मॉन्स्टर्स का भेजा उड़ाकर उन्हें हमेशा के लिए पैक कर देता है। लेकिन तभी वहां अचानक 2 और वाइवन्स आ धमकते हैं। रियो इस बार बिना किसी स्पेल का ड्रामा किए सीधे अपने आइसिकल से उन्हें जमीन पर गाड़ देता है। ये देखकर एबल को उस पर भयंकर शक होने लगता है कि ये लड़का आखिर है कौन और इसका असली लेवल क्या है। खैर, जैसे तैसे वे सभी वाइवन्स को हरा देते हैं और उनके मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उत्तर दिशा की तरफ अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर देते हैं। जल्द ही वे उस पर्वत श्रृंखला को पार कर लेते हैं और हरी भरी पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। एबल इस बात से पूरी तरह हैरान था कि उन्होंने न सिर्फ उन खतरनाक वाइवन्स का सामना किया बल्कि उन्हें भारी मात्रा में मैजिक स्टोन्स भी मिल गए थे जो एम्पायर पहुंचने पर उन्हें बहुत सारा पैसा दिला सकते थे। तभी अचानक रियो के अंदर ये जानने की उत्सुकता जाग उठती है कि वे आखिर किस देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसे किसी भी जगह से कोई दिक्कत नहीं थी सिवाय डुबूही एम्पायर के। एबल उसे जानकारी देता है कि डुबूही एम्पायर वहां से थोड़ा और उत्तर दिशा की तरफ है। ये सुनकर रियो के चेहरे पर एक बड़ी राहत दिखाई देती है। ये अजीब रिएक्शन एबल को बहुत कंफ्यूज करता है और रियो से पूछता है कि क्या उसे उस एम्पायर के साथ कोई पुरानी पर्सनल दिक्कत है। रियो बड़ी शांति से जवाब देता है कि उसे उस एम्पायर या वहां के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस देश का नाम ही इतना क्रिंज और बकवास है कि वो उसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। भाई राइटर का लॉजिक देखो, नाम पसंद नहीं इसलिए उस देश में जाना ही नहीं। एबल को रियो का ये बचकाना बहाना बहुत ही अजीब लगता है। अचानक रियो को दूर से आती हुई एक सड़क दिखाई देती है। उस सड़क को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए देखकर एबल को यह एहसास हो जाता है कि वे जो पहाड़ अभी अभी पार करके आए हैं वो कोई आम पहाड़ बिल्कुल नहीं थे। हालांकि जब रियो उससे पूछता है कि वो इतनी गहराई से क्या सोच रहा है तो एबल बात को घुमाते हुए कहता है कि कुछ नहीं और बताता है कि ये सड़क उन्हें सीधा एक कस्बे तक लेकर जाएगी। एक मुलायम बिस्तर पर सोने के ख्याल मात्र से ही रियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे उस कस्बे के फेमस खाने को ट्राई करने का सुझाव देता है। रात होते होते वे उस कस्बे में पहुंच जाते हैं। जब वे एक सराय के अंदर बैठकर मजे से अपना डिनर खा रहे होते हैं तब एबल रियो को एडवेंचरस गिल्ड में खुद को रजिस्टर करवाने का सुझाव देता है। वो बताता है कि गिल्ड का लाइसेंस उसके लिए एक पक्के आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा। इसके अलावा अगर उसके पास गिल्ड का लाइसेंस होगा तो उसे किसी भी नए शहर में घुसते वक्त कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एबल रियो को यह भी याद दिलाता है कि कस्बे में घुसते वक्त उसने रियो की एंट्री के लिए अपनी जेब से एक सिल्वर कॉइन भरा था। ये सुनकर रियो उसे ताने मारना शुरू कर देता है और पूछता है कि क्या वो एक दोस्त के लिए खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला है। एबल को रियो का ये क्रिंज बिहेवियर अंदर ही अंदर बहुत चुभता है, लेकिन वो अपना ज्ञान देना जारी रखता है।
वो रियो को बताता है कि अगर वो एडवेंचरर गिल्ड का एक मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उससे सारे मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल एक बहुत ही अच्छी कीमत पर खरीद लेगा। वो आगे समझाता है कि केवल एल्केमिस्ट ही उन मॉन्स्टर मटेरियल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने की एबिलिटी रखते हैं। एल्केमिस्ट के बारे में सुनकर रियो के अंदर उनके बारे में और ज्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। हालांकि उसे कोई भी सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता क्योंकि तभी एक वेट्रेस उसका गर्मा गर्म खाना लेकर आ जाती है। अपनी प्लेट में करी राइस देखकर रियो को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो ये प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि आखिर इस अनजान दुनिया में करी राइस कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि आइस गाय वाले एनिमे तक में भी मेन कैरेक्टर को परफेक्ट करी बनाने के लिए दुनिया भर की यात्रा करनी पड़ती है और भयंकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और रियो भी अपनी इसेकाई लाइफ में उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस करी का स्वाद बिल्कुल वैसा ही स्वादिष्ट और नॉस्टैल्जिक था जैसा वो जापान में खाया करता था। रियो बिना कोई वक्त गवाए उस पूरी प्लेट को तुरंत साफ कर देता है और अपने लिए और करी राइस ऑर्डर कर देता है। भाई का असली प्लॉट आर्मर तो उसे ये शानदार खाना मिलने में ही दिखाई दे रहा है। अगले दिन रियो लगातार उस करी की तारीफों के पुल बांधता रहता है कि वो कितनी ज्यादा टेस्टी थी। वो एबल से कहता है कि ये करी राइस एक और ऐसी कमाल की चीज निकली जिसे एबल ने अब तक उससे छुपा कर रखा था। वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में एबल से कहता है कि वो अपने अंदर छुपे हुए सारे सीक्रेट्स बाहर निकाल दे और उसे बता दे। एबल इस बात से थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन रियो बस ये जानना चाहता था कि उस कस्बे में डिजर्ट और मिठाइयों की अच्छी दुकानें कहाँ पर है। एबल घबराते हुए वहां से दूर जाने लगता है और कहता है कि उसे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एबल का ये सस्पिशियस और अजीब सा बिहेवियर रियो को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है कि आखिर ये बंदा उससे छुपा क्या रहा है। कहीं इसका सिस्टम किसी नए मिशन के लिए तो तैयार नहीं हो रहा। वो अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और गेहूं के खेतों से घिरे लून टाउन पहुंचते हैं। गेट पर गार्ड निम्मर एबल को जिंदा देखकर चौंक जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले उसके लापता होने की रिपोर्ट थी। एबल बताता है कि रियो की मदद से ही वो सही सलामत वापस आया। निम्मर तुरंत रियो को दोस्त की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और हाथ मिलाता है। फिर वो एबल से पुरानी बातें करने लगता है। टाउन के अंदर आते ही एबल रियो को गिल्ड ले जाता है। वो समझाता है कि उसके होने से रियो रजिस्ट्रेशन के वक्त सीधे अपना रैंक बफ करवा सकता है। आमतौर पर न्यूबी एडवेंचरर्स को एफ रैंक मिलता है, लेकिन अगर बी रैंक वाला एडवेंचरर सिफारिश करे तो तुरंत डी रैंक का प्रमोशन मिल जाता है। गिल्ड पहुंचते ही हर कोई एबल को जिंदा देखकर पागल हो जाता है। सब उसे सेलिब्रिटी की तरह घेर लेते हैं। रियो खुश होता है कि एबल की परवाह करने वाले इतने लोग हैं और वो उसे रीयूनियन एंजॉय करने देता है, जबकि खुद बाहर निकल आता है। बाहर टहल के उसका सामना एक खूबसूरत एल्फ लड़की से होता है। रियो उसके नुकीले कान और चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहीं एल्फ लड़की भी रियो के आउटफिट को देखकर हैरान थी। वो पहचान लेती है कि वो फेरी किंग का कोट था और मुस्कुराते हुए कहती है कि फेरी किंग रियो जरूर पसंद होगा। रियो को कुछ समझ नहीं आता। एल्फ लड़की कहती है कि वो जल्दी में है, लेकिन उम्मीद है कि वो दोबारा मिलेंगे। रियो बैम्बूजल खड़ा रह जाता है। तभी एबल बाहर आता है और रियो को दोस्तों से मिलवाता है। हर कोई एबल की जान बचाने के लिए रियो का शुक्रिया अदा करता है। भाई, ओवरपावर्ड हीरो को थोड़ा फेम मिलना ही चाहिए। फिर एबल रियो को फ्रंट डेस्क ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसकी सिफारिश पर रियो को डी रैंक का एडवेंचरर बनाया जाए। ये डिमांड सुनकर रिसेप्शनिस्ट को झटका लगता है क्योंकि एबल की पार्टी ने पहले कभी किसी की सिफारिश नहीं की थी। वो कहता है कि रैंक अप पाने से पहले रियो को अपनी एबिलिटीज का सबूत दिखाना होगा। ये सुनकर एबल गिल्ड मास्टर से बात करने को कहता है। कुछ देर बाद थोड़ा ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर ह्यू वहां आता है क्योंकि उसने एबल के आने की खबर सुन ली थी। एबल रियो को उससे मिलवाता है और कहता है कि वो बिना देरी के रैंक अप एग्जाम देना चाहता है। ह्यू कहता है कि इसके लिए ताकत का टेस्ट लेना पड़ेगा। इस पर एबल जवाब देता है कि रियो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, जिस पर गिल्ड मास्टर का सिस्टम हैंग हो जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए एबल उसको वाइवर्न्स के मैजिक स्टोन्स दिखाता है, जिन्हें देखकर ह्यू दिमाग खो बैठता है। ह्यू कहता है कि इतने मैजिक स्टोन्स का मतलब है उन्होंने इतने वाइवर्न्स का शिकार किया है जो पूरे देश की पेटी बना सकते थे। एबल बताता है कि मॉन्स्टर अटैक की चिंता मत करो क्योंकि उन्होंने उन वाइवर्न्स को मिलेफिक माउंटेन्स के साउथ में ही पैक कर दिया था। रियो उत्सुक होता है कि इस पहाड़ का नाम डरावना क्यों है। ह्यू बताता है कि उसने आज तक किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सुना जो मिलेफिक माउंटेन्स को पार कर सका हो। वो जगह इतनी खतरनाक है कि ऊंचे रैंक वाले एडवेंचरर्स भी वहां नहीं जाते। ह्यू को यकीन नहीं होता कि रियो और एबल ने इस असंभव काम को पूरा किया है। भाई, हीरो का प्लॉट आर्मर इतना हैवी है कि पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। इस भयंकर अचीवमेंट को देखकर वो बिना टेस्ट के रियो का रैंक बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक तभी एबल की पार्टी क्रिम्सन स्वॉर्ड कमरे में घुस आती है। वो सब बहुत इमोशनल थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उसे दोबारा नहीं देखेंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें खुशी मनाने देता है और रियो को रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर ले जाता है। रियो उसके पीछे चलता है, लेकिन एबल कहता है कि काम पूरा होने के बाद वो डेस्क पर इंतजार करे क्योंकि वो उसे एक स्पेशल जगह दिखाना चाहता है। ह्यू रियो को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड उनकी सबसे पॉपुलर पार्टीज में से एक है। रियो बस उत्सुक था कि वो सच में डी रैंक डिजर्व करता है। जवाब में ह्यू बताता है कि वो जानता है कि एबल कितना टैलेंटेड वॉरियर है, पर वो अकेले एक वाइवर्न को धूल नहीं चटा सकता। इस वजह से उसे विश्वास था कि वाइवर्न्स को हराने में रियो ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जो उसे डी रैंक के लायक बनाता है। ठीक उसी वक्त रिसेप्शनिस्ट नीना रजिस्टर करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट लेकर ऑफिस आती है। ह्यू सारा काम उस पर छोड़ देता है क्योंकि उसके पास पेपर वर्क का पहाड़ था। बाई गिल्ड मास्टर होकर क्लर्क वाले काम कर रहा है।
नीना अपना इंट्रोडक्शन देती है और बेसिक इंटरव्यू वाले सवाल पूछती है। फिर वो बताती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद 300 दिनों तक वो गिल्ड लॉजिंग्स में आराम से रह सकता है। उसके बाद उसे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो डंजन एक्सप्लोरेशन कोर्स के बारे में समझाती है जो गिल्ड नए एडवेंचरर्स को ऑफर करता है। डंजन का नाम सुनते ही रियो कोर्स में एनरोल होने को तैयार हो जाता है। नीना उसे 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल आने को कहती है। 9 बजे का सुनकर रियो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि इस फैंटेसी दुनिया में क्लॉक्स कहां से आई होंगी। फिर नीना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करती है और रियो को एक चमकते हुए क्रिस्टल डिवाइस पर अपना हाथ रखने को निर्देश देती है। जैसे ही रियो अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रखता है, वो जादुई मशीन तुरंत उसके बायोमेट्रिक्स को स्कैन करना शुरू कर देती है और सारा डेटा तेजी से उसके ऊपर रखी एक मेटल प्लेट पर अपलोड कर देती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो साधारण सी दिखने वाली मेटल प्लेट पूरी तरह से बदलकर उसके ऑफिशियल गिल्ड कार्ड का रूप ले लेती है। नीना रियो को गिल्ड में आधिकारिक रूप से रजिस्टर होने पर बधाई देती है और इसी के साथ उनका काम खत्म हो जाता है और वे दोनों ऑफिस से बाहर निकल आते हैं। भाई क्या शानदार टेक्नोलॉजी है इस फैंटेसी दुनिया की। सीधा उंगलियों के निशान लिए और कार्ड प्रिंट हो गया। लगता है राइटर ने किसी मॉडर्न ऑफिस का पूरा सिस्टम ही यहाँ कॉपी पेस्ट कर मारा है। इसके तुरंत बाद एबल रियो को पूरे टाउन का टूर करवाने ले जाता है। वो रियो से कहता है कि वो उसे यहाँ तक सुरक्षित एस्कॉर्ट करने के पेमेंट के रूप में कुछ नए कपड़े और एक बढ़िया सा स्टाफ खरीद कर देना चाहता है। रियो नए कपड़े मिलने की बात सुनकर खुश होता है, लेकिन वो स्टाफ वाली बात को लेकर थोड़ा उत्सुक हो जाता है। एबल समझाता है कि इस दुनिया में सभी मैजिशियंस को अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करने के लिए एक स्टाफ की सख्त जरूरत होती है। लेकिन रियो कैजुअल तरीके से जवाब देता है कि वो बिना किसी टूल के अपनी मैजिक एबिलिटीज का एकदम सही इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही वो बताता है कि जब उसे क्लोज कॉम्बैट यानी पास जाकर लड़ना होता है तो वो एक तलवार का इस्तेमाल करता है, इसलिए स्टाफ उसके किसी काम नहीं आने वाला। भाई ओवर पावर्ड हीरो को डंडे की क्या जरूरत, उसका तो अलग लेवल का बफ चल रहा है। ये सुनकर एबल पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसका सिस्टम तब और भी बुरी तरह हैंग कर जाता है जब रियो बताता है कि जो छोटा सा चाकू उसके पास है असल में वही उसकी असली तलवार है। खैर, इन बातों को साइड रखकर रियो एबल से कहता है कि उसे कपड़ों या स्टाफ से कहीं ज्यादा किसी और चीज की अर्जेंट जरूरत है, और वो है इस नई दुनिया के बेसिक्स और नियमों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन। थोड़ी देर बाद रियो को यह जानकर एक बड़ा झटका लगता है कि इस दुनिया में घंटे, दिन, हफ्ते और महीने का पूरा हिसाब बिल्कुल धरती जैसा ही है। यहां तक कि वे लोग चीजों को नापने के लिए उसी मीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो धरती पर होता है। अब रियो को यकीन हो जाता है कि बहुत समय पहले धरती से कोई इंसान पक्का इस दुनिया में आया था और उसी ने यहाँ के तरीकों को बदल दिया था। राइटर का लॉजिक देखो, इस इकाई दुनिया में भी इंसान को धरती वाला कैलेंडर पकड़ा दिया ताकि दिन गिनने में तकलीफ ना हो। ठीक उसी समय एबल रियो के खरीदे हुए सारे सामान का पेमेंट करके स्टोर से वापस लौट आता है। वो रियो की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बताता है कि आज के दिन का सबसे बड़ा मेन इवेंट तो अभी बाकी है। इसके बाद एबल रियो को एक बहुत ही बड़े सराय में ले जाता है जहां गिल्ड के उसके सभी पुराने दोस्त उसके सुरक्षित वापस लौटने की खुशी में पार्टी करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। वे सब मिलकर पूरी रात जमकर पार्टी करते हैं। अगली सुबह पार्टी की भारी थकान के बाद नीना को रियो को उस खुमार से बाहर निकालना पड़ता है ताकि वो उसे वो जगह दिखा सके जहां वो आगे से रुकने वाला है। नीना उसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां पहले से ही 2 नए एडवेंचरर्स ठहरे हुए थे। भूरे बालों वाला लड़का आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन निल्स के रूप में देता है और सुनहरे बालों वाला लड़का अपना नाम ईडो बताता है। वे दोनों नए लड़के रियो का अपने कमरे में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जैसे ही नीना उन्हें छोड़कर कमरे से बाहर जाती है, निल्स तुरंत इस बात पर चर्चा शुरू कर देता है कि वो नीना को कितना ज्यादा पसंद करता है और उस पर लट्टू है। भाई ये निल्स तो पहले ही दिन से अपना सिस्टम हैंग करवाने पर तुला है। फैंटेसी दुनिया में भी आशिकी नहीं छूट रही। इसके बाद ईडो रियो के साथ गिल्ड लॉजिंग के माहौल के बारे में हल्की फुल्की बातचीत करने लगता है। अचानक से नीना एक बार फिर से कमरे में वापस आती है और उसके साथ एक नया रजिस्टर हुआ एडवेंचरर लड़का भी आता है। वो नया लड़का बहुत ही घबराया हुआ था और नर्वस होते हुए अपना नाम अमैन बताता है। कुछ ही देर में वो चारों लड़के एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और उनके बीच बढ़िया बॉन्डिंग बन जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद रियो और अमैन डमीज के लिए बनाए गए डंजन एक्सप्लोरेशन के अपने क्रैश कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद उनका टीचर उन्हें बताता है कि वे आज दोपहर को एक असली डंजन के पहले लेवल के अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये सुनकर अमैन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है और वो डंजन के अंदर जाने के ख्याल से ही बुरी तरह घबराने लगता है। लेकिन रियो उसे शांत होने को कहता है और समझाता है कि चिल करो, क्योंकि अगर वो अभी से इतना ज्यादा हाइपर होकर पैनिक करेगा तो डंजन तक पहुंचने से पहले ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो थक जाएगा। रियो की इस समझदारी भरी बात से अमैन थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर उन सभी नए एडवेंचरर्स से पूछता है कि क्या किसी के पास इस मिशन को लेकर कोई भी सवाल है। रियो तुरंत अपना हाथ उठाता है और इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिससे वे उन फ्लोर्स पर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकें जिन्हें वे पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ये एडवांस सवाल सुनकर इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि इस तरह की सीक्रेट बातें आमतौर पर केवल एक्सपीरियंस्ड और हाई रैंक वाले एडवेंचरर्स को ही पता होती हैं।
इंस्ट्रक्टर रियो को जवाब देते हुए बताता है कि दक्षिण दिशा की तरफ कुछ ऐसे खास डंजन जरूर मौजूद है जिनमें चेक पॉइंट्स के बीच तुरंत ट्रैवल करने का गजब का फीचर होता है। लेकिन वो ये भी साफ कर देता है कि इस शहर के लून डंजन में ऐसा कोई भी जादुई फीचर या शॉर्टकट बिल्कुल मौजूद नहीं है। मतलब साफ था कि रियो और उसकी टीम को इस डंजन में हर एक लेवल को पैदल ही पार करना होगा और अपना पसीना बहाना होगा। दोस्तों, इंस्ट्रक्टर सारे स्टूडेंट्स को शहर के बीच बने एक विशाल डंजन की तरफ ले जाता है। वो बताता है कि शहर इस डंजन के चारों तरफ बसा है। हर कुछ सालों में मॉन्स्टर्स की गिनती तेजी से बढ़ती है और कभी वो जमीन के ऊपर निकल आते हैं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि चारों ओर बनी दीवारें नागरिकों को सुरक्षित रखती हैं। फिर वो कहता है कि अभी मॉन्स्टर वेव का चांस नहीं है। जल्दी ही वो पहले फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो एक सुरक्षित जगह है। सबको घूमने फिरने की आजादी मिलती है, पर मुख्य द्वार के पास रहना होगा। रियो और एमन टीम अप करते हैं। कुछ देर में रियो को मॉन्स्टर का एहसास होता है। एक मॉन्स्टर एंट आती है। रियो समझ जाता है कि ये सोल्जर एंट है। वो एमन को गर्दन पर वार करने को कहता है, जबकि खुद उसे लांसेस से रोकता है। रियो ओपी मोड में आकर मॉन्स्टर को जमीन पर जकड़ लेता है। एमन गर्दन काटकर मॉन्स्टर की पेटी बना देता है। रियो ट्रॉफी के लिए जादुई पत्थर निकाल लेता है। रात को वो रूममेट्स के साथ पहले डंजन सफर का जश्न मनाते हैं। वो इम्प्रेस होते हैं कि इन दोनों ने सोल्जर एंट को अकेले पैक कर दिया। एमन बताता है कि असली मेहनत तो रियो ने की थी। एमन कल फिर डंजन जाने का बोलता है, पर अकेले जाने से डरता है। रियो साथ चलने का ऑफर देता है क्योंकि उसे पहले फ्लोर पर मॉन्स्टर आने का शक था। ईडो बताता है कि सोल्जर एंट्स की अफवाहें हैं। तभी एबल आकर बताता है कि सोल्जर एंट्स जमीन खोद कर ऊपर आती हैं। मशहूर एडवेंचरर को देखकर लड़के दंग रह जाते हैं। रियो सामान्य बात करता है। एबल विनती करता है कि वो रियो का ध्यान रखें। मिल्स अटेंशन में खड़ा होकर खुद को प्रस्तुत करता है और मशहूर बनने की इच्छा जताता है। एबल हाथ मिलाता है और सर्वाइवल को पहली प्राथमिकता रखने की सलाह देता है। रियो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। एबल बोलता है वो मिशन से लौटा है। तभी एबल की पार्टी आ धमकती है। लड़कियां भड़कती हैं क्योंकि वो जानकारी देने के बजाय बिगिनर्स की मदद कर रहा था। लिन वॉरेन को आदेश देती है कि वो एबल को उठा ले। वो आदमी एबल को उठा लेता है और एबल चिल्लाता है, कैसा ओपी बंदा है जो ऐसे पिट रहा है। इस ड्रामे के बीच लिन रियो को जलन भरी नजरों से घूरती है। प्रीस्टेस लिहिया आगे आकर उसे रोकती है और माफी मांगती है। उनके जाते ही मिल्स पागल हो जाते हैं। लिहिया समझाती है कि घूरना ठीक नहीं था, पर लिन बताती है कि वो रियो को लेकर उत्सुक थी क्योंकि एबल उसकी एबिलिटी के बारे में फेंकता रहता है। एबल बताता है कि वो जल्द ही रियो का असली पावर देखेंगे। अगले दिन रियो और एमन फिर से डंजन जाते हैं। इस बार सामना मॉन्स्टर डॉग से होता है। रियो उन्हें लांसेस से रोकता है और एमन 2 का टिकट काट देता है। आराम करते वक्त रियो बोलता है कि एमन का स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल उसे एबल की याद दिलाता है। एमन बताता है कि उसके गुरु कीरो थे, जिन्होंने कैपिटल के बड़े विद्यालय से तलवारबाजी सीखी थी। रियो मान लेता है कि एबल ने भी उसी विद्यालय से सीखा होगा। रियो को एमन में खतरनाक योद्धा बनने का पोटेंशियल दिखता है। एमन इंप्रेस होता है कि एक मेज होने पर भी रियो को स्वॉर्ड प्ले की इतनी जानकारी है। रियो बताता है कि उसने एक मेंटोर के साथ अभ्यास किया था, पर खुद का स्टाइल तैयार किया है। वो कहता है कि एमन का स्टाइल बहुत थकाऊ है, बस ताकत बढ़ाना होगा। रियो बताता है कि एबल रोज सुबह फॉर्म अभ्यास करता था। ये सुनकर एमन मोटिवेट होकर तगड़ी मेहनत करने का फैसला करता है, जिससे रियो खुश होता है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। भाई, इसने तो पूरा कॉलेज ही खोल रखा है। वो लाइब्रेरियन से एल्केमी सेक्शन का रास्ता पूछता है और वो उसे बिगिनर्स की किताबों तक भेज देती है। पर वहां इतने सारे विकल्प होते हैं कि रियो का सिस्टम हैंग हो जाता है। इसलिए वो बाहर आकर थोड़ा आराम करने का सोचता है। अचानक शहर में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है क्योंकि एक टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। रियो बिना किसी आई प्रोटेक्शन के उसे घूरने लगता है, बिल्कुल किसी अंधे इंसान की तरह जिसकी अब आंखें खराब हो चुकी हैं। एक पल बाद उसे एहसास होता है कि कुछ अजीब है और आसपास के सारे लोग गायब हो चुके हैं। माहौल बदल जाता है। अचानक उसे पीछे से अटैक आता हुआ महसूस होता है। वो वक्त पर रिएक्ट करके एक आइस वॉल का यूज करता है और उस पावरफुल फायर ब्लास्ट को ब्लॉक कर देता है। वो अचानक अपना अटैक बदल देती है और एक इनविजिबल विंड बुलेट शूट करती है, जो रियो की शील्ड्स को भेद देती है, पर उसके आर्मर से टकराकर रुक जाती है। डिमन का दिमाग चकरा जाता है कि ह्यूमन आर्मर उसका अटैक कैसे रोक सकता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रियो ने फेरी किंग का रोब पहना हुआ है। वो समझ जाती है कि इतने ओपी गियर और बफ वाली एबिलिटी रखने वाला ये बंदा जरूर कोई इंप्रेसिव मेज होगा। इसलिए वो मैजिक के बजाय तलवार से उसे पैक करने का फैसला करती है। रियो भी आइस स्वॉर्ड निकालकर अटैक ब्लॉक करता है। डिमन उसे पीछे धकेलती है और वो एक डेडली स्ट्राइक से मुश्किल से बचता है। वो सैकड़ों आइसिकल लांसेस से काउंटर अटैक करता है, पर डिमन सब डॉज कर लेती है। पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि सोलर एक्लिप्स खत्म होने वाला है। उधर रियो समझ जाता है कि वो स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का यूज कर रही है, जो एक ओपी बफ है। रियो आखिरी बार को आसानी से ब्लॉक कर लेता है क्योंकि डीमन की तेजी उस हेडलेस नाइट के आगे कुछ नहीं थी जिसने रियो को सिखाया था। डीमन बुरी तरह हैरान होती है कि इस लौंडे के पास फेरी किंग का रोब और तलवार कैसे है। वो एक फायरबॉल बनाती है, पर रियो आइसिकल लैंस से उस फायरबॉल का सिस्टम हैंग कर देता है।
इस बेइज्जती से चिढ़कर डीमन तुरंत उसका टिकट काटने का फैसला करती है, क्योंकि फाइट लंबी चलने पर रियो बड़ा खतरा बन सकता था। वो बुरी तरह रियो पर टूट पड़ती है, पर वो पूरे आत्मविश्वास से हर स्ट्राइक को रोक लेता है। रियो को काउंटर अटैक का सुनहरा मौका मिल जाता है और उसके छोटे से वार से उस ओवर पावर्ड डीमन का बैलेंस बिगड़ जाता है। रियो इसी पल का इंतजार कर रहा था और वो उस पर सैकड़ों आइसिकल लैंसेस दाग देता है। डीमनस खुद को बचाने के लिए आग की एक विशाल दीवार बना लेती है, जो सारे हमलों को बेअसर करती है। पर लैंसेस की स्पीड बढ़ने पर वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए पत्थर की दीवारें भी खड़ी करती है। रियो अपना अटैक पैटर्न बदलता है। वो दीवार काटने और डीमन को जख्मी करने के लिए जबरदस्त वाटर जेट्स वाली एबिलिटी यूज करता है। अपने आप को जख्मी देख वो चौंक जाती है। किस्मत से धुएं की वजह से रियो बस अंधे होकर वार कर रहा था। फिर रियो आगे बढ़कर उसकी पेटी बनाने का सोचता है, पर डीमन अटैक ब्लॉक करने के लिए हवा में कूद पड़ती है। हवा में टक्कर के दौरान रियो देखता है कि उसके घाव एक अजीब सिस्टम के तहत बहुत तेज ठीक हो रहे हैं। जैसे ही रियो का ध्यान भटकता है, डीमन उसे लात मारती है और वो सीधे एक बिल्डिंग से जा टकराता है। इससे पहले कि वो एक पावरफुल अटैक से रियो को हमेशा के लिए पैक कर दे, आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। पानी की बूंद उसके चेहरे पर गिरती है और वो बुरी तरह जल जाती है, क्योंकि पानी उबलते तापमान से भी ज्यादा गर्म था। वो दर्द से चिल्लाती है और खुद को पत्थर की गेंद में ढक लेती है। तब तक रियो वापस जमीन पर आता है। अचानक वो डीमनस आग बबूला होकर ताकतवर फ्लेम मैजिक अनलीश करती है और सब कुछ उड़ा देती है। वो किसी गुंडे की तरह रियो की तरफ आगे बढ़ती है, पर तभी इक्लिप्स खत्म हो जाता है। धूप पड़ते ही उसकी तलवार राख में बदल जाती है। डीमनस समझ जाती है कि उनका टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए वो अपनी फाइट पूरी नहीं कर पाएंगे। रियो उसको वहां से निकलने को बोलता है। डीमन को रियो की इस बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता। वो अपना नाम लियोनोर बताती है और रियो का नाम पूछती है। रियो भी नाम बता देता है, पर साफ कहता है कि उसे डीमंस के बारे में नहीं जानना। लियोनोर हैरान होती है कि रियो डीमंस को जानता है। उसे पछतावा होता है कि फाइट के मजे लेने की बजाय उसे वहीं रियो की पेटी बना देनी चाहिए थी। वो धमकी देती है कि वो बाद में जरूर लड़ेंगे, पर इससे पहले किसी और के हाथों अपना टिकट मत कटवा लेना, क्योंकि अगली बार वो खुद उसे शांत करेगी। ये सुनकर रियो दंग रह जाता है। इक्लिप्स पूरी तरह खत्म होता है और सब नॉर्मल हो जाता है, जैसे कोई बैटल ना हुई हो। रियो अजीब महसूस करता है। वो किताबें खरीदने और आराम करने का सोचता है। वाइवन के पत्थरों का पैसा निकालने वो बैंक जाता है और डॉम की तरफ निकलता है। वहां उसके दोस्त परेशान थे। डैन नाम का नल्ला उन्हें घेर कर खड़ा था और ताना मार रहा था कि मॉन्स्टर जब डंजन में धोखे से टिकट काटेंगे, तब भी क्या वो रोते फिरेंगे। अचानक डैन के नल्ले चमचे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि रियो ने पीछे से आकर उनका पूरा सिस्टम हैंग कर दिया था। रियो डैन को बताता है कि उसकी बातें सही थीं, पर उसे कभी खुद की सलाह भी सुन लेनी चाहिए। रियो अकड़ में पूछता है कि क्या आप दोस्तों को नीचा देखकर वो दुम दबाकर भागने को तैयार है। डैन गुस्से में आकर रियो को पंच मारने के लिए दौड़ता है। रियो आराम से साइड हट जाता है और तलवार के हैंडल से उसके पेट में इतनी जोर का मारता है कि डैन अपनी सुबह की चाय और पूरा नाश्ता बाहर निकाल देता है। कैसी कुत्तों वाली बेइज्जती हुई भाई उसकी। रियो आगे बढ़कर दोस्तों को हील करता है और बोलता है कि स्टैमिना बढ़ाने की जरूरत है, ताकि अगली बार कोई चपरी उनको पीट कर ना जा सके। उसके बाद सब पब्लिक बात जाते हैं, जहां प्रीस्ट इडो विंड बुलेट वाला घाव ठीक करता है। दोस्त पूछते हैं कि इतने तगड़े योद्धा को किसने मारा, पर रियो गीमन की बात छिपा लेता है। कुछ देर बाद अमन, मिल्स और इडो टीम बनाकर डंजन जाते हैं। मिल्स और अमन गॉब्लिन से भिड़ जाते हैं, जबकि इडो ने असिस्ट करता है। गॉब्लिन्स का सफाया करके मिल्स मैजिक स्टोन्स निकालते हैं। वो आपस में चर्चा करते हैं कि गॉब्लिन्स कितने खतरनाक थे। मिल्स कहता है कि चौथे फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स थे, इसलिए अब और आगे जाना मौत को बुलाना होगा। इडो भी अग्री करता है। अमन को और शिकार करके अमीर बनना था, पर मिल्स को एबल की सर्वाइवल वाली बात याद आती है। वो चुपचाप जमीन पर वापस लौट आते हैं। ये सबसे बेस्ट फैसला था, क्योंकि ठीक नीचे एक बड़े मॉन्स्टर ने एक दूसरे ग्रुप की पेटी बना दी थी। जमीन पर वापस आकर रियो उस डीमन के ओवर पावर्ड मैजिक के बारे में सोचता है। उन दोनों की कास्टिंग स्पीड बिल्कुल बराबर थी, पर वो लड़की मूवमेंट स्पीड में रियो से आगे थी। उसके विंड मैजिक से थोड़ी जलन होती है, पर रियो नई टेक्निक इन्वेंट करने की ठानता है। फिर वो खुद को पानी के तेज जेट से प्रोपेल करने का सोचता है। वो अपने सामने बर्फ का चबूतरा बनाकर पीठ पर वाटर जेट्स का प्रेशर देता है, पर सारी साइंस बेकार जाती है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसकी स्पीड ऐसी थी जैसे सड़क पार करती कोई बुद्धि दादी हो। भाई सच में ये क्या ही सस्ता और बकवास एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद वो डीमंस और एल्केमी पढ़ने लाइब्रेरी निकल जाता है। उसी वक्त एबल की पार्टी की नल्ली विजर्ड लिन भी वहां किताब खंगाल रही होती है। वो ऐसे स्पेल की खोज में थी जो गोलम्स को कुचलने के लायक आइस वॉल बना सके, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो इस बात से खुश होती है क्योंकि वो मानना चाहती थी कि रियो बस एक धोखेबाज है जिसने एबल का पोपट बनाया है। उसका मानना था कि इतने खतरनाक स्पेल्स सिर्फ सबसे ओवर पावर्ड विजर्ड ही यूज कर सकता है। किताब वापस रखते वक्त अचानक उसकी नजर एल्फ लड़की सायरा पर पड़ती है। दोनों थोड़ी बातें करती हैं और फिर सायरा वापस अपनी पार्टी के पास चली जाती है। दूसरी तरफ अमोन और उसके दोस्त गिल लौट आते हैं। वहां आते ही मिल्स का मजनू मोड ऑन हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट नीना को देखते ही हकलाने लगता है। भाई ऐसी आफत में भी इसको आशिकी सूझी है। आइडो उसके सर पर मारता है जब वो नीना को बताता है कि उन्हें 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिले हैं। ये नामुमकिन बात थी, इसीलिए वो तुरंत भाग कर आए थे। नीना मैजिक स्टोन्स वेरीफाई करके गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने भागती है। गिल्ड मास्टर ह्यू ये सुनकर खुश नहीं होता, क्योंकि 10वें फ्लोर के मॉन्स्टर्स अब 5वें फ्लोर पर आ गए थे।
उसे शक होता है कि ये किसी बड़े खतरे का संकेत है। वो नीना को शहर की सभी बी रैंक्ड पार्टीज बुलाने को कहता है। नीना बताती है कि अभी सिर्फ 2 हाई रैंक पार्टीज हैं, जिनमें एबल की क्रिम्सन सॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड शामिल है। जल्द ही एबल और उसकी पूरी पार्टी ह्यू के ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। एबल इस बात से चिढ़ा हुआ था कि उसे व्हाइट ब्रिगेड के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे उनका लीडर पसंद नहीं था। उसकी पार्टी की लड़कियां उसे फटकारती हैं कि वो रोना बंद करे, और ऑफिस में घुसने से पहले वो शांत हो जाता है। व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फेल्प्स वहां बैठा था। दोनों के बैठते ही ह्यू स्थिति समझाता है कि 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन्स मिले हैं और जानकारी बिल्कुल सच है। वो आदेश देता है कि दोनों पार्टीज को डंजन में जाकर मॉन्स्टर आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ह्यू बताता है कि आखिरी आउटब्रेक 10 साल पहले हुआ था और इस बार नया शुरू होने वाला है। वो एडवांस पेमेंट ऑफर करता है और मिशन पूरा होने पर पैसे देने का वादा करता है। पर तभी एबल पूछता है कि क्या उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी है। ह्यू हाँ बोलता है और फेल्प्स पूछता है कि आउटब्रेक शुरू हुआ तो क्या करना होगा। गिल्ड मास्टर तुरंत बोलता है कि उन्हें जमीन पर वापस आना होगा, क्योंकि वो दीवारों को लॉक कर देंगे और इन मॉन्स्टर्स की पेटी बनाने के लिए नाइट्स की मदद लेंगे। वो बताता है कि उसने लॉर्ड को सूचित कर दिया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तैयार रहना होगा। वो दोनों पार्टी से पूछता है कि क्या वो राजी हैं, और दोनों हाँ कर देते हैं। अगले दिन रियो दोस्तों के उठने से पहले ही नॉर्डर्न लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोस्तों को बताता है कि उसका प्लान एल्केमी पढ़ने का है और वहाँ एडवांस किताबें हैं। इडो बताता है कि सिर्फ डी रैंक या उससे ऊपर के लोग ही वहाँ जा सकते हैं। अमोन कहता है कि वहाँ फॉरबिडन बुक्स होने की अफवाहें हैं। ये सुनकर रियो का एक्साइटमेंट लेवल आसमान छूने लगता है, पर इडो बताता है कि उन किताबों के लिए बी रैंक जरूरी है। लड़के उसे शुभकामनाएं देते हैं और खुद डंजन रेड के लिए निकल जाते हैं। रियो नॉर्दर्न लाइब्रेरी पहुंच जाता है और उसे वहां का माहौल पसंद आता है। वो किताबें ढूंढने लगता है और सोचता है कि अगर उसने डीमंस की किताबें मांगी तो लोग पक्का डर के मारे अपना सिस्टम हैंग कर लेंगे। पर पहले फ्लोर पर उसकी नजर वापस सायरा पर पड़ती है। उसे देखते ही रियो पूरी तरह पिघल जाता है और उस पर फिदा हो जाता है। कैसा नल्ला विजर्ड है ये लड़का। दूसरी तरफ गिल्ड गट्टे दोनों हाई रैंक पार्टीज डंजन द्वार तक पहुंच चुकी हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले होते हैं, एबल तुरंत ह्यू को रोक लेता है, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स कुछ बुरा बता रहे थे। वो लिन को विंड मैजिक से पहले फ्लोर स्कैन करने को कहता है। लिन अपनी एबिलिटी यूज करती है और उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे द्वार के पीछे सैकड़ों मॉन्स्टर्स मिलते हैं। ये सुनते ही सब पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि ये सबूत था कि ग्रेट मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो चुका है। ह्यू बिना वक्त बर्बाद किए सबको पीछे हटने का आदेश देता है। गिल्ड के अंदर मिल्स और उसके दोस्त नोटिस देखते हैं कि डंजन बंद कर दिया गया है। वो सोचते हैं कि ये उन्हीं की वजह से हुआ होगा। तभी एक आदमी चीखते हुए आता है और सबको बताता है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया है और दीवारों पर जाना होगा। इधर लाइब्रेरी में रियो और सायरा आंखों में बातें करते हैं और सायरा कहती है कि वो आज फिर मिल गए। दोनों अपना नाम बताते हैं। सायरा पूछती है कि क्या वो किसी चीज की तलाश में आया है। रियो डीमंस वाली बात घुमाकर बोलता है कि वो गोलम्स बनाने को एल्केमी सीखना चाहता है। सायरा इंप्रेस होती है, क्योंकि गोलम्स बनाना आसान नहीं है, पर वो बताती है कि कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है। वो उसे पीछे आने को कहती है, क्योंकि उसे लाइब्रेरी की जानकारी है और वो उसकी मदद करेगी। रास्ते में बातें होती हैं और सायरा बताती है कि वो विंड पार्टी की अकेली मेंबर है। रियो कहता है कि शहर में एक ही एल्फ थी। सायरा बताती है कि वो थोड़ी अजीब एल्फ है। उधर एडवेंचरस डंजन दीवारों पर पहुंचते हैं। मॉन्स्टर्स द्वार तोड़कर बाहर निकलते हैं। ह्यू सबको अटैक का आदेश देता है। महायुद्ध शुरू होता है। नाइट्स जुड़ते हैं, पर ह्यू बुरी तरह परेशान था, क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे। एबल की पार्टी के तीर खत्म होते हैं। तभी मिल्स नल्लागिरी छोड़कर तीरों का बैरल लाता है और बताता है कि बॉस मॉन्स्टर का टिकट काटना है। दोस्तों, लगभग सभी गॉब्लिन्स की पेटी बन चुकी थी। ह्यू आदेश देता है कि एबल और फेल्प्स आगे लीड करें। वो दीवार से कूदते हैं और लिन विंड मैजिक से उनकी लैंडिंग आरामदायक बनाती है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए द्वार तक पहुंचते हैं। जल्दी ही एक गॉब्लिन जनरल बाहर आता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, परंतु उसके पीछे 2 और जनरल्स निकलते हैं। एबल समझ जाता है कि आगे सीधे एक गॉब्लिन किंग आने वाला है। वो सबको बताता है कि गॉब्लिन किंग के आने से पहले इन जनरल्स को पैक करना होगा, वरना उन्हें भयंकर बफ मिल जाएगा। एबल और फेल्प्स एक एक जनरल पर हमला करते हैं, जबकि लिन और लिहिया तीसरे को संभालती हैं। एबल अपने दुश्मन के हाथ काट देता है। तभी उसकी नजर गॉब्लिन किंग पर पड़ती है और वो सबको लेटने का आदेश देता है। अगले ही पल डंजन से एक खतरनाक विंड स्लैश बाहर आता है, जो एक ही झटके में उन गॉब्लिन जनरल्स का सिस्टम हैंग कर देता है। भाई, कैसा नल्ला किंग है जो अपने ही बंदों का टिकट काट रहा है। सब लोग गॉब्लिन किंग की ताकत देखकर डर जाते हैं, पर एबल और फेल्प्स जानते थे कि वो उस ओवर पावर्ड राक्षस से लड़ सकते हैं। वो हमला करते हैं, पर दुश्मन के प्लॉट आर्मर जैसी चमड़ी पर हथियार नाकाम रहते हैं। एबल तेजी से आगे बढ़कर भूत बनने वाली एबिलिटी यूज करता है, ताकि अटैक्स डॉज कर सके। वो दुश्मन के दिल पर वार करता है, पर उसकी पेटी नहीं बना पाता। गॉब्लिन किंग पलटकर अटैक करता है, पर एबल अचानक गायब होकर लिन को वार करने का आदेश देता है। लिन की विंड स्पीयर्स भूत बने एबल के आर पार होकर गॉब्लिन किंग का टिकट काट देती हैं। सब चैन की सांस लेते हैं। अनजान के अंदर कोई और आफत भी है। बाद में रियो गिल्ड पहुंचता है तो देखता है कि माहौल जोश से भरा था। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर ह्यू कागजों के पहाड़ के नीचे दबा था। वो परेशान था, क्योंकि उसे लॉर्ड और नाइट कमांडर को आउटब्रेक की जानकारी देनी थी। उसे सभी एडवेंचरर्स को फीस देनी थी, उन्हें असेस करना था और रॉयल कैपिटल को इनवॉइसेस भेजने थे। सोचो भाई, इतनी बड़ी आफत टलने के बाद भी इस बेचारे को नौकरों की तरह घिसा जा रहा है। डंजन 1 महीने के लिए बंद हो चुका था, जिससे एक नई मुसीबत शुरू होने वाली थी।
इसी बीच रियो दोस्तों से मिलता है, जो बताते हैं कि टॉप पार्टीज ने आफत का पैकअप किया। मिल्स हमेशा की तरह एबल का बखान करता है कि उसने गॉब्लिन किंग को कैसे पकड़ा। इडो बताता है कि लिन ने बुलेट रेन नामक हाईएस्ट लेवल विंड मैजिक यूज किया था। अमोन हैरान था कि एबल ने बिना हिले अटैक डॉज किया। तभी एबल आकर बताता है कि उसने परफेक्ट शैडो नामक स्वॉर्ड स्किल यूज की थी, जो अटैक्स बेअसर करती है। लड़के बिल्कुल फैन बॉयज की तरह चहकते हैं। रियो के दिमाग में बस वही स्किल घूम रही थी और वो उसका नाम रखने वाले को जीनियस मानता है। तभी लिन और लिहिया वहां आती हैं। उनकी मीठी आवाज के पीछे की जलन रियो महसूस कर लेता है। लिन हैरानी से पूछती है कि क्या वो सच में बर्फ की दीवार बना सकता है। रियो हाँ बोलता है और बताता है कि लिमिट 40 मीटर का क्यूब है। ये सुनकर लिन के होश उड़ जाते हैं। रियो कहता है कि एबिलिटी सीखना आसान नहीं था। लिन पूछती है कि क्या ये ओरिजिनल स्पेल है और बिना मंत्र के जादू कैसे होता है। रियो मासूमियत से जवाब देता है कि मंत्र तो बस शो ऑफ है, क्योंकि लोग कूल लगना चाहते हैं। लिन का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, निल्स बताता है कि खाना ठंडा हो रहा है और रियो तुरंत काउंटर पर भाग जाता है। कैसा भुक्कड़ योद्धा है ये। एबल समझाता है कि रियो सच में मंत्र को कचरा मानता है। कुछ दिनों बाद डंजन बंद होने की वजह से गिल्ड में काम की भारी कमी हो जाती है। जब रियो जाकर देखता है कि उसके नल्ले दोस्त सड़क पर एकदम खाली नोटिस बोर्ड को उदासी से घूर रहे थे, तो वो उनका पूरा स्ट्रगल जल्दी से जान लेता है। रियो बताता है कि उसे एल्केमी के लिए मैजिक कॉपर ओर चाहिए। दोस्त ये सुनकर बुरी तरह हैरान थे, क्योंकि वो मैजिक ओर काफी ज्यादा महंगी थी, परंतु वो जानते हैं कि रियो बहुत अमीर है। वो उन्हें उस ओर को ढूंढने के लिए हायर करता है। निल्स एक पुरानी खदान के बारे में बताता है। रियो खुश होकर उन्हें एडवांस में 4 गोल्ड कॉइन्स और हर ओर पर 25 गोल्ड कॉइन्स देने का वादा करता है। शर्त बस सुरक्षित लौटने की थी। ये ऑफर सुनकर उनका जोश बढ़ जाता है, क्योंकि इतना पैसा वो पूरे साल में नहीं कमा पाते, और वो निकल पड़ते हैं। अपने कमरे की तरफ वापस जाते रास्ते में रियो देखता है कि सड़क पर कुछ घमंडी नाइट्स एक बेचारी औरत को जबरदस्ती बुरी तरह घसीट रहे थे, और एक अकेला एडवेंचरर उन्हें रोकने पर धक्का देता है। ये देखकर एक नाइट आग बबूला होकर तलवार निकालता है, पर वार करते ही अचानक फिसलकर जमीन पर ढेर हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि वहां सड़क पर ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो नाइट एडवेंचरर पर चिल्लाता है कि उसने कैसा जादू किया। एडवेंचरर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद जॉन सीना आकर तुझे गिरा दिया। भाई क्या ही नल्ला जोक था, पर चुप रहने से ठीक ही था। नाइट दोबारा उठने की कोशिश करता है, पर फिर से जमीन पर ढेर हो जाता है। असल में ये सब रियो की छिपी हुई एबिलिटी का कमाल था, जिसने नाइट्स का सिस्टम हैंग कर दिया था। तभी भीड़ को चीरते हुए फेल्प्स आता है और नाइट्स को वहां से दफा होने की चेतावनी देता है। नाइट्स अकड़ते हुए पूछते हैं कि एक मामूली एडवेंचरर की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। फेल्प्स गर्व से बताता है कि वो सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं, बल्कि हेनलाइन फैमिली का कुलीन इंसान है। एक नाइट को याद आता है कि इसी फैमिली से रॉयल नाइट्स का पिछला कमांडर था। फेल्प्स बताता है कि वो लोग उसके पिता की बात कर रहे हैं। वो नाइट्स को डांटता है कि अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना बंद करें। अपनी औकात याद आते ही नाइट्स अपना टिकट कटने से बचाने के लिए तुरंत दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। इसके बाद फेल्प्स एडवेंचरर की तारीफ करता है और औरत को उसके दोस्तों तक छोड़ने को कहता है। उनके जाते ही फेल्प्स रियो की खिड़की की तरफ नमस्ते करता है। रियो घबरा जाता है कि कहीं फेल्प्स ने उसकी छिपी हुई एबिलिटी तो नहीं देख ली, पर फेल्प्स बताता है कि वो व्हाइट ब्रिगेड का लीडर है और उसने रियो के ओवरपावर्ड मैजिक के बारे में एबल से सुना है। बातचीत शुरू होते ही फेल्प्स की सेक्रेटरी वहां आकर उसे जबरदस्ती घसीट ले जाती है। कैसा लीडर है जो अपनी सेक्रेटरी से डरता है। रियो तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों खतरनाक हैं। बाद में जब रियो अकेले खाना खा रहा होता है, तभी एबल वहां आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि रियो को अकेले देखना अजीब बात है। एबल एक राज बताने का सोचता है, क्योंकि उसे रियो की मदद चाहिए थी। जल्द ही दोनों शहर के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। वो बताता है कि गार्ड्स का कैप्टन उसका दोस्त है और उसने नकारा नाइट्स को वापस लाने की विनती की है। रियो कहानी समझ जाता है, पर तभी उसकी नजर अजीब मास्क पहने एडवेंचरर्स पर पड़ती है। रियो कहता है कि उसने इन चपरियों को पहले नहीं देखा। एबल कैजुअली बोलता है कि डंजन की वजह से यात्री आते रहते हैं, पर रियो याद दिलाता है कि डंजन तो अभी बंद है। कैसा ए रैंक एडवेंचरर है जिसे इतनी बेसिक बात याद नहीं रहती। उधर वो नकाबपोश ठग भी इन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश करते हैं। रियो और एबल भी जानबूझकर इनके पीछे चल देते हैं। जैसे ही वो ठग इन पर धोखे से हमला करते हैं, रियो आसमान से भारी बर्फ के पत्थर गिराकर उनका पूरा सिस्टम हैंग कर देता है। एबल एक एल्केमी टूल उठाता है जो उन ठग से गिरा था। रियो को वो चीज चाहिए थी, पर एबल इनकार करते हुए बोलता है कि यह सबूत है। फिर वो इन ठग्स को बांध देते हैं जो किसी और देश से आए सी रैंक एडवेंचरर्स थे। एबल सिटी गार्ड्स को इनके बारे में बताने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वही भागे हुए नाइट्स रास्ते में फेल्प्स से बदला लेने के लिए उस पर हमला करने वाले थे, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, फेल्प्स की सेक्रेटरी उन्हें जहर भरी सुइयों से पैरालाइज कर देती है। भाई ये नाइट्स है या सस्ते गुंडे जो बार बार पिट रहे हैं। उसके बाद वो ऐसी भयानक फायर एबिलिटी यूज करती है कि उन नकारा नाइट्स की राख तक नहीं बचती और उनका हमेशा के लिए टिकट कट जाता है। अगले दिन कैपिटल से एक रिसर्च टीम डंजन की स्टडी करने आती है।
उनका लीडर क्लाइव आते ही अपनी बकवास और अनरीजनेबल डिमांड से गिल्ड मास्टर ह्यू से वर्बल फाइट शुरू कर देता है। शहर में खाने की कमी है और इस नल्ले को अपनी टीम के लिए मुफ्त राशन चाहिए। वो आफत को दावत देते हुए डंजन को भी रिसर्च के लिए खुलवाना चाहता था। ह्यू उसे समझाता है कि एक खतरनाक आउटब्रेक के तुरंत बाद डंजन खोलना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, पर क्लाइव घमंड में बोलता है कि उसके पास मिनिस्टर ऑफ डंजन एक्सप्लोरेशन की पूरी अथॉरिटी है। दोनों के बीच झगड़ा लंबा खिंचता है। तभी टीम में शामिल एक बूढ़ा मेज बीच बचाव करता है। वो ह्यू से शांति से कहता है कि अगली बार वो लोग खाने का बंदोबस्त खुद करेंगे, पर इस बार शहर मदद करे। डंजन खोलने पर क्लाइव फिर अकड़ता है, पर ह्यू एक तगड़ी शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर डंजन खोलने से नागरिकों पर आफत आती है तो पूरी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री को लेनी होगी। ये शर्त सुनकर क्लाइव आग बबूला हो जाता है, पर ह्यू साफ कह देता है कि इसके बिना द्वार नहीं खुलेगा। पूरी अकड़ धरी रह गई। बूढ़ा मेज क्लाइव को शांत करके शर्त मानने को राजी करता है। फिर वो गार्ड्स के तौर पर स्किल्ड एडवेंचरर्स को हायर करने का फैसला करते हैं। इधर रियो एबल के इन में जाता है, पर दरवाजे पर एक लड़की बाहर की तरफ दौड़ती है और रियो से विनती करती है कि वो उसे तुरंत एडवेंचरर गिल्ड ले चले। रियो को भूख लगी थी, पर वो इस मुसीबत में फंसी अनजान लड़की की मदद करने का फैसला करता है। वो लड़की गिल्ड पहुंचकर सीधा एबल को एक चिट्ठी पकड़ाती है। ये चिट्ठी रॉयल कैपिटल में मौजूद उसके पुराने गुरु ने भेजी थी, जिसमें उसने एबल से इस नई रिसर्च पार्टी की मदद करने की विनती की थी। एबल ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि सालों पहले एक ओवरपावर्ड ए रैंक पार्टी ऐसी ही आफत के बाद शोक में डंजन गई थी और वहां उन सब की पेटी बन गई थी। रियो आसानी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बिना शर्म के सीधा मना कर दो। फिर वो अपना लंच खाने इन वापस चला जाता है। रियो के लाइफ फंडे क्लियर हैं, अपना खाना सबसे पहले। इधर गिल्ड में वो लड़की अपना नाम नैटली बताती है। वो वाटर मैजिक यूजर्स के मशहूर परिवार से आई थी और अभी जादू सीख रही थी। उसकी बात सुनते ही लिन तुरंत पूछती है कि क्या उसने आसमान में उछलकर आइस वॉल बनाने वाले किसी खास स्पेल के बारे में सुना है। नैटली मना करती है। वो हैरानी से पूछती है कि क्या कोई इतना खतरनाक बफ और जादू जानता है। सब मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जो लड़का उसे अभी लाया था वही इस मैजिक का बादशाह है। ये सुनकर नैटली अपना सिस्टम हैंग कर बैठती है। एबल फिर रियो की तारीफों के पुल बांधता है। वो अपनी पार्टी को हिदायत देता है कि कोई भी रियो से फाइट नहीं करेगा। अगर उन सब ने मिलकर हमला किया तब भी रियो उनकी पेटी बना देगा। नैटली से कहता है कि आगे खतरा हो तो वो सीधा रियो के पास जाए। दोस्तों, अगले दिन रिसर्च टीम डंजन के अंदर घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एबल आखिरकार उन्हें अपनी सुरक्षा देने का रिक्वेस्ट कबूल कर लेता है, क्योंकि वहां मदद की जरूरत थी। वो उस बूढ़े मेज को पिछले कई सालों से जानता था और दोनों आपस में उस अजीब मैना डिटेक्टर टूल के बारे में गहरी चर्चा करते हैं। ये एक अजीब डिवाइस था जो डंजन के अंदर से मैना के सिग्नल्स बाहर कैंप में बैठी एनालिसिस टीम तक आसानी से भेज सकता था। 3 दिन बड़े आराम से गुजर जाते हैं और ये रिसर्च टीम डंजन के 7वें फ्लोर तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाती है, पर उन्हें वहां पर ऐसी कोई भी अजीब चीज या बड़ा खतरा नहीं मिलता। हालांकि एकेडमी से आया हुआ घमंडी क्लाइव और उसकी रॉयल एकेडमी की टीम ऐसी जल्दबाजी में थी जैसे उनकी आखिरी ट्रेन छूट रही हो। एबल इन नकारा और अकड़ वाले नमूनों पर बिल्कुल भी ध्यान देने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे लोग सस्ते प्लॉट आर्मर के सहारे जीते हैं और आफत को बुलाते हैं। उसी वक्त डंजन के बाहर लोअर रैंक वाले नल्ले एडवेंचरर्स डंजन के अंदर चल रही सारी गतिविधियों के रेगुलर अपडेट्स ले रहे थे। वो ऐसे आसान जॉब्स ढूंढ रहे थे जो वो डंजन के बंद होने के बावजूद आसानी से कर सकें। रियो के दिमाग में एक तगड़ा सवाल घूम रहा था, इसलिए वो गिल्ड मास्टर ह्यू के पास जाता है। वो उससे उन मैजिक स्टोन्स के रंग के बारे में सवाल पूछता है जो मॉन्स्टर्स ने आउटब्रेक के दौरान ड्रॉप किए थे। ह्यू खुश होकर उसे बताता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ह्यू आगे बताता है कि आमतौर पर गॉब्लिन्स का सिस्टम हमेशा ग्रीन मैजिक स्टोन्स ड्रॉप करता है, पर इस बार सभी गॉब्लिन्स ने हैरतअंगेज तरीके से येलो मैजिक स्टोन्स ड्रॉप किए थे, जिसका मतलब था कि उन्हें कोई भयंकर बफ मिला था। इसी बीच डंजन के अंदर क्लाइव और उसकी घमंडी टीम को अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा मिलता है, जिसमें से कुछ अलग ही अजीब एनर्जी की रीडिंग्स आ रही थी। उन्हें लगता है कि ये जरूर किसी दूर दराज की जगह पर ले जाने वाला पोर्टल होगा, इसलिए वो उस दरवाजे के चारों तरफ अपने उपकरण लगाने लगते हैं। पर जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करते हैं, वहां खड़े सारे के सारे लोग अचानक हवा में वैनिश हो जाते हैं। बाहर कैंप में बैठी नैटली, जो इन रीडिंग्स को नोट कर रही थी, बुरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि लोगों के गायब होते ही उस डिवाइस से आने वाली सारी रीडिंग्स भी पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। किस्मत से अंदर गायब हुए सारे लोग एक ही अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। एबल एक ओवरपावर्ड योद्धा की तरह तुरंत अपनी पूरी टीम की सुरक्षा की पुष्टि करता है और फिर उस सीनियर मेट से मिलता है। दूसरी तरफ कचरे जैसा दिमाग रखने वाला नल्ला क्लाइव अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो इस अजीब घास के मैदान की जांच शुरू करें, पर साथ ही सावधान रहने को भी कहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स उनकी पेटी बनाने घूम रहे हैं। ठीक उसी वक्त उसका राइट हैंड मैन वहां आता है और परेशानी में पूछता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रास्ता अजीब था। क्लाइव को खुद कख नहीं पता था, पर वो खुश था क्योंकि उसकी थकेली थियरी गलत साबित हो चुकी थी कि मॉन्स्टर्स 8वें फ्लोर से आए थे।
अब उसे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मॉन्स्टर्स असल में इस अनजान जगह से आए थे जो इस दरवाजे के पीछे छुपी थी। वो सोचता है कि ये कितनी महान खोज है और इस बड़ी डिस्कवरी के बाद वो सीधा मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठ जाएगा। जब वो अकेले में मुस्कुराते हुए सस्ते सपने सजा रहा था, तभी एक दूसरा रिसर्चर हराइजन की तरफ इशारा करता है, जहां उन्हें कुछ अजीब और डरावने सस्ते पोकेमॉन जैसे आकार दिखाई देते हैं। जमीन के ऊपर नैटली और उसकी टीम सिग्नल के अचानक गायब होने से बुरी तरह परेशान थी। अचानक से सिग्नल वापस आता है और उन्हें बताता है कि एक्सप्लोरेशन टीम सीधे 40वें फ्लोर पर पहुंच गई है, पर अगले ही पल वो सिग्नल फिर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक उसी वक्त क्रिस्टोफर नाम का एक नया कैरेक्टर एंट्री मारता है, जो खुद को मैजिक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। वो अकेडमी के रिसर्चर्स से पूछता है कि उन्हें वहां क्या मिला और विनती करता है कि भले ही उनकी संस्थाएं दुश्मन है, उन्हें जानकारी साझा करनी चाहिए। वो बताता है कि कुछ मिनट पहले उसके द्वारा भेजे गए लोग भी डंजन में घुसते ही अचानक गायब हो गए थे। अगर उन्होंने जल्द ही इस मुसीबत का हल नहीं निकाला तो शायद उन सबका हमेशा के लिए टिकट कट जाएगा। रिसर्चर्स ये सुनकर बुरी तरह दंग रह जाते हैं और उनका दिमाग हैंग हो जाता है। क्रिस्टोफर बताता है कि उसने कुछ एडवेंचरर्स को हायर करके डंजन भेजा था, पर सीढ़ियों पर जाते ही उनका सिस्टम हैंग हो गया और वो वैनिश हो गए। रिसर्चर्स कंफर्म करते हैं कि उनकी टीम भी गायब हुई थी और उनका सिग्नल 40वें फ्लोर पर दिखा था। क्रिस्टोफर डर जाता है क्योंकि आज तक कोई भी इस शहर में 8वें फ्लोर को पार नहीं कर पाया था। उसे मालूम था कि ताकतवर बी रैंक पार्टीज भी 30वें फ्लोर के बाद रोते हुए वापस आ जाती हैं। रिसर्चर्स उसे एबल की मजबूत पार्टी के बारे में बताते हैं। क्रिस्टोफर कहता है कि उसने गिल्ड मास्टर ह्यू को मदद का संदेश भेज दिया है। हालांकि बेचारी नैटली पैनिक करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे में उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ रियो था, क्योंकि एबल में रियो को ढूंढने को कहा था। वो तुरंत भागती है। उधर रिसर्च पार्टी के गायब होने की खबर ह्यू तक पहुंचती है और वो पैनिक करके डंजन द्वार की तरफ निकलता है। वो रिसेप्शनिस्ट से सबको स्टैंड बाय पर रखने को कहता है। इसी बीच रियो लाइब्रेरी में घूम रहा था। जैसे ही वो पहले फ्लोर पर चढ़ता है, किस्मत से सायरा वहां किताबें लौटाते दिख जाती है। रियो मजनू की तरह उसके पास जाता है। वो बताता है कि वो सोलर इक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक के रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा है। रस्ते में सायरा उसकी थियरी से सहमत होती है, पर रियो की हवा टाइट होती है क्योंकि वो इक्लिप्स में अकेले डीमन मम्मी की पेटी बनाते बचा था। वो टॉपिक घुमाकर मैजिक स्टोन्स के बारे में सवाल करता है और बताता है कि वो येलो स्टोन पर उत्सुक है। सेरा ये बात सुनकर बुरी तरह कंफ्यूज होती है, क्योंकि सिर्फ हाल ही में पैदा हुए वीक मॉन्स्टर्स के स्टोन्स हल्के रंग के होते हैं। उसकी पुरानी थ्योरी ये थी कि इस खतरनाक आउटब्रेक में डंजन के सिर्फ पुराने और सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स बाहर आए थे, जिनके स्टोन्स डार्क होने चाहिए थे। रियो भी इस लॉजिकल बात से सहमत होता है। वो कहता है कि छोटे गॉब्लिन्स की बात बिल्कुल अलग है, पर गॉब्लिन जनरल्स और गॉब्लिन किंग पैदा होते ही तुरंत डंजन से बाहर नहीं निकल सकते। रियो को लगता है कि यह सब बिल्कुल अननेचुरल है और इतनी बड़ी मॉन्स्टर्स की फौज को आर्टिफिशियली बनाने के लिए किसी को भी रिडिकुलस अमाउंट में मना की जरूरत पड़ेगी, जो नामुमकिन लगता है। तभी सेरा उसे बताती है कि उसने पिछले मॉन्स्टर आउटब्रेक के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े थे, जहां से निकाले गए मैजिक स्टोन्स का रंग भी पेल येलो था। वो रियो से सीधा पूछती है कि क्या वो उन फटे पुराने रिकॉर्ड्स को देखना चाहता है। रियो इस ऑफर को मान लेता है और सेरा उसे लाइब्रेरी के एक गुमनाम हिस्से में ले जाती है। इसी बीच डंजन के अंदर एबल और सीनियर मेज टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट पर चर्चा कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनका सिस्टम उन्हें कहां ले आया है, पर एक नमूना चेक करके बताता है कि डेटा टीम उन्हें बचा लेगी। उसे विश्वास था कि डेटा टीम उन्हें बचा लेगी, पर सीनियर मेज को खतरे का एहसास था कि मदद वक्त पर नहीं आएगी। वो लिहिया से पूछता है कि क्या यह जगह उसे किसी चीज की याद नहीं दिलाती। लिहिया दिमाग दौड़ाती है और बताती है कि यह सैंक्चुरी स्क्वायर जैसी लग रही है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेवल डिफेंसिव मैजिक होता है। वो सबको बताती है कि सिर्फ सबसे ओवरपावर्ड प्रीस्ट्स ही इस स्पेल को कास्ट कर सकते हैं और इसे एक डिवाइन मिरेकल माना जाता है, जो किसी भी भयंकर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दे। एबल तुरंत समझ जाता है कि अगर वो इस विशाल बैरियर के अंदर फंस चुके हैं तो उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। मेज इस बुरी बात से सहमत होता है और लिहिया कहती है कि अगर इस बैरियर का अंत नहीं दिख रहा तो ये सच में मैसिव होगा। एबल खतरनाक हालत समझते हुए लिन को अपना विन मैजिक यूज करके आसपास के मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने को बोलता है। लिन ध्यान लगाकर बताती है कि उसे लगभग 1000 इंसान और 50 अजीब क्रीचर्स महसूस हो रही हैं। एबल समझ जाता है कि ये इंसान जरूर क्लाइव और उसकी एकेडमी की नल्ली टीम होगी और वो मिलने का फैसला करता है। जमीन के ऊपर बेचारा गिल्ड मास्टर ह्यू उस डंजन एंट्रेंस पर पहुंचकर क्रिस्टोफर और रिसर्चर्स से मिलता है। जब उसे ये मनहूस खबर मिलती है कि पूरी रिसर्च टीम 40वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो चुकी है तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। ह्यू निराश होकर कहता है कि सारे एडवेंचरर्स भेजकर भी वो वहां उनकी पेटी बनने से किसी को नहीं रोक पाएगा। क्रिस्टोफर भी डर के मारे अंदर जाने का रिस्क नहीं लेता और ह्यू बस भगवान से एबल के सुरक्षित रहने की दुआ करता है। उधर उस बैरियर के अंदर क्लाइव और उसके नल्ले आदमी बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। उन पर अचानक उन अनजान दुश्मनों ने भयंकर हमला कर दिया था। कुछ फट्टू रिसर्चर्स बैरियर्स के नीचे छिपकर बच्चों की तरह रो रहे थे,
थे, जबकि बाकी एडवेंचरर्स को पर्पल हेल फायर के आग के गोलों से भून दिया जा रहा था। भाई क्या ही फालतू और नल्ली टीम थी ये। दुश्मन जब रोशनी में आते हैं तो क्लाइव उन्हें देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये डेविल्स नहीं बल्कि डेविल्स हैं। उसने सिर्फ किताबों में इनके बारे में पढ़ा था। जो एडवेंचरर्स सुरक्षा से बाहर थे, उन्होंने डेविल्स से लड़ने का जज्बाती फैसला किया और उनका तुरंत पैकअप हो गया। जब आखिरकार एबल की पार्टी वहां मदद के लिए पहुंचती है तो सिर्फ क्लाइव और उसके चमचे ही जिंदा थे। लिहिया और सीनियर मेज इन डेविल्स को पहचानकर बुरी तरह पैनिक करते हैं, क्योंकि ऐसी अफवाहें थीं कि डेविल्स हमेशा मैजिक के खिलाफ इम्यून होते हैं। लिहिया सोचती है कि वो दुश्मन से कभी नहीं जीत पाएंगे, पर मेज नतीजे की परवाह किए बिना उनसे भिड़ने फटानता है। वो अपने मेजेस को अटैक करने का आदेश देता है और उनका मैजिक उन डेविल्स को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लिहिया हैरान होती है तो मेज मुस्कुराकर बताता है कि इम्यूनिटी वाली बात सिर्फ एक अफवाह थी। मेज उन्हें दोबारा अटैक करने को कहता है, पर उनका मैना जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी एबल की नजर भीड़ के बीच एक विशाल बॉस मॉन्स्टर पर पड़ती है। मेजेस का मैजिक खत्म होते ही एबल बिना डरे अपनी पूरी पार्टी के साथ आगे बढ़ता है। वॉरेन अपनी ताकतवर एबिलिटी से उन डेविल्स के भयंकर अटैक्स को ब्लॉक करता है, जबकि बाकी लोग उन्हें धूल चटा देते हैं। उनके बेहतरीन टीम वर्क की वजह से कई डेविल्स का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाता है, पर अचानक लिन का माना खत्म हो जाता है। लिहिया और वॉरेन उसे जल्दी कवर करते हैं ताकि उसका टिकट न कट जाए। एबल देखता है कि अब सिर्फ 6 डेविल्स बचे हैं, जिनमें वो बॉस मॉन्स्टर भी शामिल है। लिहिया कांपने हुए बताती है कि वो शायद एक डीमन प्रिंस है, जो आगे चलकर एक भयंकर डीमन लॉर्ड बनेगा। लिहिया बताती है कि अलग रंग की आंखें उन डीमन प्रिंसेस की असली निशानी होती हैं और पास्ट में सिर्फ महान हीरोज ही इनकी पेटी बना पाए हैं। एबल इस भयंकर रिस्क को लेने का फैसला करता है और हिम्मत से आगे बढ़कर कहता है कि वो बाकी डेविल्स को पैक कर देगा, भले ही बॉस से ना जीत पाए। वो लिहिया को हमेशा उम्मीद बनाए रखने को कहता है। अचानक डीमंस उस पर टूट पड़ते हैं और एबल जल्दी से उनमें से 2 का टिकट काट देता है। तभी डीमन प्रिंस उसकी पार्टी पर अटैक करके उन्हें हवा में उड़ा देता है। फिर वो सीधा 1v1 फाइट के लिए एबल तक आता है। उस ताकतवर प्रिंस की स्पीड से एबल डर जाता है। प्रिंस एक बार से एबल को साइड फेंक देता है। क्लाइव की टीम प्रिंस पर मैजिक मारती है, पर असर नहीं होता। उल्टा मिनियंस प्रोजेक्टाइल से उनके सारे बेकार शील्ड्स तोड़ देते हैं और उन्हें वापस भागने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस खतरनाक सीरीज का पार्ट 1 यहीं एंड होता है। वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है और आगे कॉपीराइट का भी भारी रिस्क रहता है। वैसे भाइयों, चैनल की रीच अभी काफी डाउन चल रही है, तो पूरा सपोर्ट दिखाओ। वीडियो को दबाकर लाइक करो, एक तगड़ा सा कमेंट छोड़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि इस चैनल को वापस से एक मस्त बूस्ट मिल सके। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे कि ये हीरो आखिर किस तरह आकर इन डीमंस का पूरा सिस्टम हैंग करता है और किस किस का हमेशा के लिए टिकट कटता है। तब तक के लिए बने रहिए।